बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नमरा तारिक एंड आल्सो हैप्पी और मैं हूं हसनैन लियाकत। ये क्या यार, आपको कॉल्स आ रही हैं? सॉरी नेवर माइंड। वैसे ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, आपको पहले साइलेंट करना चाहिए था। आई नो, मैं फोन साइलेंट कर लेती हूं। ओके। और ये कौन सा फोन रखा हुआ आपने? दिस अच्छा, आईफोन वालों के लिए तो बड़ी बुरी खबर है मेरे पास। रियली? हाँ, क्योंकि मैं खुद भी जो है वो आईफोन यूजर हूँ और पिछले 2 दिन से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मतलब फोन साइलेंट करने के लिए मैंने फोन उठाया और आपने बुरी खबर सुना दी। बुरी खबर ये है कि आईफोन के सारिफीन के लिए अब आईफोन ने खुद भी ये इंतबाह जारी की है और बहुत सारे सारिफीन ऐसे हैं जिनको फिशिंग हमलों में उनके खिलाफ इजाफा हुआ और ये हमले खास तौर पर बुजुर्ग अफराद को निशाना बनाते हैं। मैं बुजुर्ग तो नहीं हूँ। नहीं, बुजुर्ग नहीं है, लेकिन आपको बुजुर्ग बना दिया जाएगा जब आपको फिशिंग हमले होंगे, आपकी सिक्योरिटी को जो है प्रोटोकॉल्स को तोड़ा जाएगा, उनके थ्रेट्स को तोड़ा जाएगा, तो डेफिनेटली आपको भी मजबूर किया जाएगा। और ये आपकी जाती मालूमात के ऊपर हमला करते हैं, आपके पासवर्ड्स के ऊपर हमला करते हैं, आपसे मतलब ये एक और काम करते हैं निमरा के आपको आईफोन की रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि हम आईफोन से बात कर रहे हैं, एप्पल हम कंपनी से बात कर रहे हैं। हाँ। और जब कोई रिप्रेजेंटेटिव आपको बात करते हैं तो आपको पता है आप उसको पासवर्ड भी दे देती हैं, ओटीपी भी दे देती हैं और सब कुछ दे देती हैं। और इस तरह के मामला आईफोन वालों के साथ भी होना शुरू हो चुके हैं। हाँ, तो यही इसी किस्म की धोखाधड़ी करने वाले जाली कॉलर्स तो नहीं हंसते हैं, जो कि पाकिस्तान में भी अक्सर हमारे सामने इस तरह के स्कैम्स आते रहे कि वो कॉलर आपको किसी आईडी, आपकी मालूमात इस्तेमाल करके फिर खुद को कोई भी जो कंपनी, जैसे इस केस में एप्पल जैसी कंपनीज का नुमाइंदा जाहिर करते हैं और दावा करते हैं कि आपके अकाउंट को ये प्रॉब्लम है या कुछ मशकूक सरगर्मी, मशकूक एक्टिविटी हो रही है, और फिर इस तरह से आपकी अटेंशन एकदम उनकी तरफ चली जाती है। आजकल एक सस्ता स्कैम ना पाकिस्तान में ये चल रहा है निमरा कि आपके नाम से फेसबुक की आईडी बनाई जाती है, फिर उस पे आपके तमाम तर दोस्तों को ऐड किया जाता है और उनको सबसे पहले मरहले में मैसेंजर पे मैसेज किया जाता है कि मैं निमरा बात कर रही हूँ, मैं असल में फलां जगह पे हूँ, तो मेरे साथ ये सीन हो गया, मुझे इतने लाख रुपया चाहिए। तो बहुत सारे लोग, हजार भी मिल जाएं तो ऐसे गनीमत होता है। नहीं लाखों रुपए भेजे लोगों ने। और अभी कल भी हमारे एक दोस्त ने, उनका अकाउंट बनाया गया उनके नाम से और उनकी सारी फैमिली को टच करते हैं, पूरा वो आपके ऊपर एनालिसिस करके आते हैं और आपकी फैमिली में आपके जो करीबी लोग हैं उनको टच किया जाता है ताकि वो जल्दी से पैसे भेजें और उसके बाद कहें निमरा हमने पैसे भेज दिए थे। यस। और वो स्कैम जो है वो इतना ऑथेंटिक किस्म का होता है, आप ये कह रहे हैं कि आप उसको जज भी नहीं कर पाते कि यार ये स्कैम हो रहा है आपके साथ। तो खैर आईफोन यूजर्स, ये देखिए ये बड़ा डिफिकल्ट इस वजह से निमरा कि आईफोन की सिक्योरिटी की ही वजह से पूरी दुनिया में इतने महंगे खरीदते हैं जो भी लोग, इतना आईफोन बहुत महंगा है, लेकिन आईफोन के सारिफीन अब होशियार हो जाएं। अब आप सबको ये चाहिए कि ये जो तमाम किस्म की ये जिस तरह की धोखाधड़ी की कोशिशों से बाखबर रहें आप लोग, अपनी जाती मालूमात जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुहतात रहें। इस तरह की कोई कॉल्स, अच्छा ईमेल्स भी बहुत प्रोफेशनल आपको आती हैं, तो आपको ईमेल्स के बारे में जो लिंक्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं या फिर जो कॉल्स आती हैं, प्लीज डू नॉट रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ दोस। अब मेरा आईफोन, अब मैं आपने आईफोन साइलेंट कर लिया मैंने। एक तो ये प्रोटोकॉल तोड़ा है, तो वैसा जरा इसीलिए आपके घर में खबर आई। यू शुड बी थैंकफुल टू मी, यू शुड बी थैंकफुल टू मी। आप जरा देख लीजिएगा, जुर्माना भी बनता है। जुर्माना वो प्रोग्राम के बाद डिसाइड कर लेते हैं। चलें जी, आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ते हुए हमारे पास कुछ इसराइल की खबर, पहले तो अपडेट शामिल करेंगे कि अभी 2024 की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, और उसके अलावा जो इसराइल का फ़लस्तीनी ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्ज़ा 2024 की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इसराइल ने 2024 में फ़लस्तीनी ज़मीनों पर गैर कानूनी तौर पर 23.7 मुरब्बा किलोमीटर, यानी कि आप कह सकते हैं 9.15 मुरब्बा मील का दावा किया है, जो कि 25 साल में सबसे ज़्यादा ज़मीन के कब्जे का मजहर है। और ये सूरत हाल फ़लस्तीन की तारीख के कई अहम मराहिल, कई अहम फेजेस ऐसे हैं जिसके पस मंजर में सामने आई है, और इसमें कुछ मजीद आप ऐड बिल्कुल आप ठीक कह रही है। 1910 की दहाई से लेकर 1940 की दहाई तक, जब उस्मानिया सल्तनत ने लेवांट हुकूमत खत्म की, तो यहूदी लोगों के पास फलस्तीन में जमीन का तकरीबन 3% हिस्सा था, ओनली 3%। एग्जैक्टली। और बरतानवी इंतजामिया ने यहूदी इमिग्रेशन के लिए पॉलिसियां बनाई जो फलस्तीन में हालात को तब्दील करने का बाइस बनी। और 14 मई 1948 को बरतानवी इंतजामिया के खात्मे के बाद पहले अरब इसराइली जंग का आगाज हुआ। इस दौरान सेयोनी फोर्सेस ने तकरीबन 7,50,000 फलस्तीनियों को बेघर किया और जमीन का 78% कब्जा कर लिया। 3% से 8 साल में एग्जैक्टली 78% हो गया। और फिर उसके बाद हसन ये हुआ कि जून 1967 की जंग में फिर इसराइल ने तारीखी फलस्तीन के तमाम इलाकों पर कब्जा किया।
साथ ही फिर शाम के गोलान बाइट्स और फिर मिस्र के जो जजीरा है उसका भी कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद इसराइल ने 1980 में यरूशलेम कानून के जरिए मशरिकी यरूशलेम का इल्हाक कर दिया। फिर दावा करते हुए ये कहा कि यरूशलेम या फिर मुकम्मल और मुत्तहिद इसराइल का दारुल हुकूमत है, यानी उसको अपना कैपिटल ही डिक्लेयर कर दिया। फिर ओस्लो मुआहिदों के नतीजों में मगरबी बैंक को 3 इलाकों में तकसीम किया गया, वो इलाका बी और सी, आप इलाका ए इलाका ए की बात की है कि मुकम्मल फ़लस्तीनी कंट्रोल और इलाका बी मुश्तरका कंट्रोल जिसमें फ़लस्तीन का कंट्रोल भी है, इजराइल का भी है, और इलाका सी मुकम्मल इजरायली कंट्रोल। एग्जैक्टली। अब देखिए इन तीनों इलाकों में से ए, बी और सी में से सिर्फ एक बी रीजन वो है जहां पे थोड़ा बहुत ये जो मुश्तरका भी है वो हसनैन असल में उनके पास है नहीं, बस वैसे ही थोड़ा सा कोई दिखावा जहां पे उनका मुकम्मल कंट्रोल नहीं हुआ अभी। खैर जी, आगे बढ़ते हुए फिर 2002 की बात आ जाती है। सॉरी, इजराइल ने 2002 में एक जो है वो 700 किलोमीटर 435 मील बनता है ये इसकी एक लंबी दीवार की तामीर शुरू की जो कि मगरबी बैंक में रिहायशी इलाकों को तकसीम करती है और शहरों का अहाता करती है और खानदानों को यहाँ पे यही वाली दीवार अलहदा ऐसे ही। और आज तकरीबन 7 लाख मुस्तकिल बस्तियों के रिहायशी मगरबी बैंक और मशरकी यरूशलेम के मकबूजा इलाकों में रिहाइश पजीर हैं, जिससे इस मसले की संगीनी में मजीद इजाफा हो रहा है। और जो लोग बरतानवी करारदाद की बात करते हैं या फिर अमेरिका की बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी आंखें यहाँ पे भी खुलनी चाहिए। अब करारदादें कहाँ पे हैं? अब जब फलस्तीनी पिस रहे हैं तो आपकी करारदादें कहाँ पे हैं? और फलस्तीनियों के पास मेरा ख्याल है अब वो जो 1940s की हमने फिगर की बात की थी ना कि 3% हिस्सा इसराइल के पास था, अब मुझे लगता है कि 3 से 6% हिस्सा सिर्फ फलस्तीन के पास रह चुका है। वो गजा पट्टी के अलावा वो ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते। एक पट्टी है और उस पट्टी में लाखों फलस्तीनी अभी बेयार मददगार हैं और यकीन जानिए कि 6 महीने से उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो अफसोसनाक सूरत हाल है जी गजा की, जिस पे हम बात करते भी रहे और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। लेकिन हसनैन, अभी मुझे आप ये बताएं कि आपके जहन में कौन सा ऐसा मुल्क आता है जब मैं ये कहूँ कि वो बहुत ही मुनफरिद किस्म की चीजें बनाते हैं? मुझे सबसे ज्यादा बहुत सारे मुल्क है, लेकिन जापान जिसकी बात की जाए, मेरे जहन में चाइना का नाम भी आता है, लेकिन प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा मशहूर हैं। चाइना की भी और जापान की। यस, चाइना की भी बहुत अच्छा कोई मुनफरिद किस्म की कोई इवन खिलौना देखे ना तो वो इतना अनोखा किस्म का होता है, आप कहते हैं अच्छा ये मेड इन चाइना ही है भाई। तो चाइना के बाद अभी एक चीज होती है वो जापान की होती है, क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है। तो जापान लिए चलूं आपको फिर जापान में और जदीद मसनूई साइल मुतारिफ किया गया, जहां साल भर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल शुदा इनडोर आबो हवा की सहूलत फराम की गई। और अब मौसम की परवाह किए बगैर निमरा आप भी और तमाम तरह हमारे नाजरीन भी किसी भी वक्त उस बेहतरीन साहिल समुद्र पर जा सकते हैं और अपना दिन अपनी फैमिलीज के साथ गुजार सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं। वीज़ों का बड़ा मसला है पाकिस्तानियों का, वैसे हम नहीं जा सकते, लेकिन जापानियों के लिए अच्छी खबर है कि ये जो मसनूई साहिल है, अच्छी खबर है पाकिस्तान को छोड़ के। हाँ, ये बात वैसे आपने दुरुस्त किया, हमारे लिए नहीं, लेकिन हम शेयर कर रहे हैं। खैर, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है वही शायद इससे एंटरटेन हो जाए। तो ये जो आर्टिफिशियल साहिल है, जो बीच बनाया गया, इसके बारे में अगर आपको मजीद बताएं तो ये जापान के शहर मियाजाकी में कायम किया गया है और इसका नाम सिगागाया ओशन डोम है, जो कि ऑब्वियसली एक जापानीज वर्ड है। अब इसका मतलब जो है वो हम इसमें मजीद शीशे की छत के नीचे ये पिक्चर्स में कितना मुकम्मल साहिल का मंजर पेश किया गया और जो किसी कुदरती साहिल से कम नहीं है। और इस वक्त आप ये पिक्चर्स भी आप जज नहीं कर सकते क्योंकि आर्टिफिशियल चीज है। उन्होंने वही बात है कि जापान क्वालिटी बड़ी है, हम अभी उधर ही हैं, हम उधर ही बैठे हुए, कराची का समुद्र साफ नहीं कर पा रहे, हम समंदर साफ नहीं कर पाए, उसका साहिल भी हमने गंदा रखा हुआ। और हसनैन हम इसी में फंसे हुए हैं कि नवाज शरीफ का वो जो गवर्नमेंट फॉर्म 45 पे बनी है, फॉर्म 47 पे बनी है। चलिए एक अच्छी खबर बताते हैं आपको, अच्छी खबर ये बताते हैं। अब से हम थोड़ा सा रुख करते हैं कीड़े मकोड़ों का। अच्छा? आपने कभी सुना है कि किसी कीड़े की जो कीमत है वो 75 लाख रुपया भी होगी? कभी सुना है? नहीं, हाँ, सोच भी नहीं सकती मैं, सुनना तो दूर की बात है। पाकिस्तान में किसी जमाने में इसी तरह से बिच्छू को और इस तरह के कीड़े मकोड़ों को इकट्ठा किया जाता था। वो शायद बड़ी मकड़ियां जो होती थी उनको इकट्ठा किया जाता था ताकि वो मेडिसिन के लिए यूज होती थी। बिच्छू का जहर निकालते थे कि भाई वो ब्लैक स्कॉर्पियन अगर आपको खबर दे रहा हूं, हम आपके सबसे कीमती कीड़े स्टैग बैटल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। ये हैरत अंगेज कीड़ा अपनी खूबसूरती और नायाबी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और कीमत इसकी निमरा आपको बताएंगे।
मतलब आपने बता भी दिया मुझसे शेयर किया 75 लाख रुपए तक इसकी कीमत जा सकती है। लेकिन वो भी नायाब है, 75 में मिल नहीं रहा। यस यस यस। और इसकी कीमत का सबब इसकी जो उसकी वजह ही शायद यही है कि इतनी ज्यादा कीमत इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा रेयर है और बहुत ज्यादा प्यारा भी है। ये आपको पिक्चर में हम दिखा भी रहेंगे वाला जो बीटल है, और जो इसे दुनिया भर के कीड़ा जमा करने वालों ने एक कीमती खजाना बताया है। और ये कीड़ा खाना भी नहीं खाते बल्कि मीठे माया जैसे दरख्त का रस या फिर सड़ते हुए फलों का जो जूस होता है। लेकिन मैं आपको निम्रा यहाँ पे एक मशवरा देता हूँ, ये अगर खाना भी नहीं खाता और माया खाता है, दरख्त का रस खाता है, सड़े हुए फलों का माया खाता है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? है ना, चलते हमें हैं, इसको ढूंढना चाहिए, इसको जो है दुनिया में बेचते हैं। 75 लाख के बिक रहे, हम 60 में बेचते हैं और जरा 30 कर लेंगे, लैम्बोर्गिनी वगैरह लेके आते हैं यहाँ पे, बैठ के क्या कर रहे हैं? 30 लाख कर लेंगे ना, हंसते हैं दोनों। नहीं, एक नहीं करेंगे ना, 5-6 करेंगे। जॉब छोड़नी हुई तो 5-6 ढूंढेंगे। देखिए मेरी सोच ही सिर्फ 75 लाख में फंस गई थी, इतनी वो भी बड़ी अमाउंट है ना। सो खैर एक और हफ्ते वैसा आप कह रहे हैं, मैं भी पार्टनर हूंगा। वैसा भी हमारे पार्टनर मतलब वो तो हमारी टीम पूरी है भाई हमारी तो जरूरत कब पड़ेगी? 75 लाख आपकी जेब में आ रहे होंगे, मॉर्निंग शो की जरूरत किसको पड़ेगी? खैर एक और नाज़रीन, हफ्ते के रोज आप सबने देखा होगा ट्रम्प साहब लेकिन नहीं, मैं इसको एक डिफरेंट एंगल दूंगा प्लीज, कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अमेरिका में भी पहुंच गई है ना। पाकिस्तान में जिस तरह के हमले होते थे, जिस तरह सियासतदानों पे हमले किए जाते थे और उनको जख्मी किया जाता था, हमने अनफॉर्चुनेटली बीबी शहीद को गंवाया इसी तरह की इंतखाबी मुहिम में। लेकिन अब वो अमेरिका में भी अच्छा है कि डोनाल्ड ट्रंप पे जो हमला हुआ कातिलाना वो बच गए। और वो इंतखाबी तकरीर का आगाज़ जैसे ही उन्होंने किया था नाज़रीन, तो गोलियां चलने लगी, शोर शराबा हो गया, हंगामा राई हो गई और एकदम से वहाँ पे डर वगैरह पैदा हो गया लोगों के दरमियान भी। सो खैर ये हमला हुआ और गोलियों के बाद जो साबिक सदर हैं वो जो गोली कान को छुआ और फिर वो उनके चेहरे पर खून के धारे बह निकले। उसके बाद हमला ऐसे वक्त हुआ जब ट्रंप जल्द ही रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सदारती नामजदगी कबूल करने वाले हैं। और इस हमले के बाद से वैसे अब ये कहा जा रहा है कि वो इजीली ये जो इंतखाबात हैं वो हमदर्दी का वो वोट भी जीत लेंगे ना, जिस तरह हमदर्दी हो जाती है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा तारीख के हवाले से बताता चलूं कि ये अमेरिका में काफी अरसे बाद हुआ। आप देख लें अगर 20-30 साल में, तो 20-30 साल के बाद हुआ। लेकिन जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, दीगर बहुत नाम है, उनके ऊपर भी हमला हुआ। सिर्फ अमेरिका की बात करूं, बाकी तो हर मुल्क में कहीं ना कहीं हुआ। लेकिन जॉन एफ कैनेडी बड़े पॉपुलर थे और वो उनको वहां पे काफी ज्यादा पॉपुलर माना जाता है। उनके ऊपर भी इस तरह के हमले हुए थे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे अमरीकी सदूर की बात कर रही हूँ, कुछ ने जो है वो हमलों को सरवाइव कर लिया जैसे कि ट्रंप ने किया, और कुछ जो है वो जॉन एफ कैनेडी जैसे आपने नाम लिया वो सरवाइव नहीं कर पाए। 3-4 जो उनके सदूर है उन पे ऐसे पहले भी हमले हो चुके हैं। अच्छा हसनैन, वैसे आपको अनंत अंबानी ने इनवाइट नहीं भेजा था इंडिया से शादी पे? फीस थोड़ी ज्यादा थी, वो पे नहीं कर पाया आपको। मेरे साथ भी यही हुआ, उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था लेकिन मैं एक तो बिजी बहुत ज्यादा थी, इतने छोटे मोटे इवेंट्स पे मैं जाना पसंद ही नहीं करती। मैंने उनको बताया कि मेरे थोड़े कुछ बड़े इवेंट्स हैं जो कि मैं वहां पे शरीक होना है, इसलिए आई वाज जस्ट बिजी देयर यू नो। लेकिन अनंत अंबानी की शादी का अहवाल तो हम डिस्कस कर ही सकते हैं जब हम दोनों ने इनकार कर दिया। वैसे अरबों खरबों रुपए एक शादी पे लग गए और ये शादी बिला आखिर खत्म होने के करीब आ चुकी है, समझ में हो गई। अब इस शादी के हवाले से हम आखिरी दफा जिक्र करेंगे, आखिरी दफा ही जिक्र करेंगे क्योंकि मेरे ख्याल में इसको मजीद पब्लिसिटी देनी नहीं चाहिए। जितने पैसे हमें आए ना, वैसा आप कह रहे हैं तो यही करते हैं, यही डिवाइड जिक्र कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। सो नाज़रीन, अनंत अंबानी की ये जो बैनुल अक़वामी शादी इसको कहेंगे, ये 8 महीनों के जश्न के बाद और मेहमान नवाजियों के बाद वो राधिका मर्चेंट के साथ कंप्लीट हो चुकी है। बहुत सारे इवेंट्स और इसकी वीडियोस आपने, मैं भी खुश हुई हूँ क्योंकि जॉन सीना आए थे। यस, मैं खुश हुई क्योंकि किम कार्डेशियन आई, क्लोए कार्डेशियन आई थी वहां पर, निक जोन्स भी आए। हाँ, वो भी आए और फिर प्रियंका चोपड़ा तो ऑब्वियसली उन्होंने तो आना ही था। खैर नाज़रीन, इस पे बॉलीवुड सितारे जो हैं या फिर पूरी दुनिया के सितारे, चाहे वो किसी भी शोबे से हैं, क्रिकेटर्स हो गए, किसी भी स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखने वाले प्राइम मिनिस्टर्स आए, करंट, उनके पास्ट और वो फॉर्मर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यस वो भी गए। एग्जैक्टली और कौन कौन सा नाम लेंगे आप नाम लेना शुरू कर देंगे। मैं असल कहानी आपको बताता चलूं, जितने भी गए उनका खर्चा, उनकी टिकटिंग, उनकी होटलिंग और बहुत सारे लोगों को करोड़ों रुपए उनकी जेब में भी डाले गए अंबानी साहब की जानिब से। और जो उन्होंने हसनैन कॉन्सर्ट्स ही करवाए, जस्टिन बीबर थे और उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे सिंगर्स जैसे हैं आपको बेबी काम डाउन वो सब सिंगर जो है वहां पे मौजूद थे। एक कार्ड और बहुत शानदार, 20 से 25 लाख रुपए का था। कैन यू इमेजिन?
सीरियस। और उनके एक इवेंट के जो अनंत अंबानी की वेस्ट कोट थी वो मैंने देखी थी, उसकी इंटरनेट पे प्राइस दैट वाज वर्थ 6 करोड़ रुपीस, वो भी इंडिया और के, ये जो कि अंबानी साहब निमरा को अफोर्ड नहीं कर सके। मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो, सही बात है। तो वो ना हसनैन, अगर इंडियन 6 करोड़ रुपीस हैं तो वो कितना बनता है? हाँ, ऐसे ही है। वो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बनता है मेरे ख्याल में, हमारा तो डबल हो जाता है वो। ठीक है, खैर, तो ये सूरत हाल है जी इस शादी लेकिन की। एक मैं आपको बताऊं कि ये काफी मुल्कों की जो जीडीपी है ना, उससे ज्यादा का खर्चा एक शादी पे हो गया। बिल्कुल ऐसे ही बहुत से ठीक मुल्कों कह की रहे हैं इतनी जीडीपी नहीं है जितना और अंबानी साहब ने अपने बेटे के लिए शादी पे लगा दिया। और गोलू मोलू से बच्चा, गोलू मोलू सा उनका जो बेबी है, और बर्गर बेबी उनका, उसकी शादी हो गई है फाइनली। पूरी दुनिया के मेहमान। आपने कभी ऐसे से पहले सोचा था कि ऐसी शादी हो सकती है इंटरनेशनल? नहीं ऐसे नहीं, लेकिन बड़ा अब ये सोचेंगे ना। तारीख की एक शादी अब है अंबानी एक साहब ने लिहाज हमें बता दिया कि आपको सोचना चाहिए कि इस तरह भी आप शादी कर सकते हैं जिसमें अरबों नहीं खरबों रुपए अच्छा, लगे एक और पूरी दुनिया आए। और उन्होंने एक बात बता दी कि पूरी दुनिया में हर बंदा, कोई भी प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी क्रिकेटर है या फिर फिल्म स्टार है, पैसा दो और सबको कर लो। एग्जैक्टली ऐसा ही है। इसमें एक बात जो आपने देखा होगा कि वो ज्यादा हमारे पाकिस्तानियों के लिए खुशाइंद है कि हमारे डिजाइनर्स के ड्रेसेस बहुत सारे इंडियन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने पहने हैं, जो कि थोड़ा सा अप्रिशिएट करना बनता है कि हमारे डिजाइनर्स दे आर डूइंग ग्रेट। ठीक जी, अब आगे चलते हैं यूरोप कप के हवाले से। आपको बताते हैं यूरो कप में स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर चौथी बार टाइटल अपने नाम कर लिया। यूरो कप, अगर निमरा आपको बताते चलूं, तो वन ऑफ द प्रीमियम कप है जो कि पूरे यूरोपियन टीमें खेलती हैं और यूरोपियन टीमें एक दूसरे के साथ मद्दे मुकाबिल होती हैं, जहां पे स्पेन ने इंग्लैंड को 2 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दी। और इंग्लैंड ने भी अच्छी फुटबॉल खेली और स्पेन ने थोड़ा सा बेहतर खेली। 2-1 से वो ये कप अपने नाम करने में कामयाब हो चुके हैं। और स्पेन में इस वक्त जश्न है। जर्मनी के शहर बर्लिन में ये मैच हुआ और लाखों की तादाद में लोगों ने इस मैच को वहां पे देखा। उसके बाद स्क्रीन्स लगी पूरी दुनिया में और स्पेशली यूरोप में, और पाकिस्तान में भी इसका बड़ा क्रेज था। तो हमने कहा कि इसको हमने अपने इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए कि स्पेन यूरो कप का फाइनल जीतने में कामयाब हो चुका है। बिल्कुल जी, लेकिन एक बुरी खबर भी है, पाकिस्तान इंडिया से हार गया है। हाँ, एक हमने जीता, एक उन्होंने हार लिया, तो क्या हुआ? सही है, दैट्स ओके। हम फिर भी वैसे अगर हमारे जवान उनसे नहीं जीत सकते, हमारे जवान अगर उनसे नहीं जीत सकते, तो बूढ़ों से हमें क्या उम्मीद लगानी है? लेजेंड्स अगर ना भी जीते तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी वैसे करंट सिचुएशन के मुताबिक वेयर डू वी स्टैंड? करंट सिचुएशन के मुताबिक करंट टीम की बात कर रहे हैं, हमारी 7वें-8वें नंबर पे स्टैंड कर रहे हैं हम। 7वें-8वें नंबर पर, ओके, चलें तो अच्छी पोजीशन है हम लोग। मतलब आगे जाएंगे, क्या सीन है? नहीं, आगे जाएंगे इंशाल्लाह। इतनी ज्यादा अंधेर नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं शायद सर्जरी की जरूरत है। बहुत सारे लोग शाहीन शाह अफरीदी को ही मुहूर्त इल्जाम ठहरा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि शाहीन शाह अफरीदी इज नॉट द ओनली कल्प्रिट इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। देयर इज अ लॉट ऑफ अदर्स जिनका ताल्लुक लाहौर से है, उनको भी आपको काबू करना होगा। सर्जरी की जगह वो एक बड़ा वाला बाईपास कर दें मेरे ख्याल में। बाईपास कर देना चाहिए जी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है क्योंकि आप सबने देखते रहना है सबकी सोच हमारे साथ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने लगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू शो। अच्छी खबरों के बाद अब डेफिनेटली जब हम पाकिस्तान की बात करेंगे, स्पेशली कराची की बात करेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी खबरें मिलेंगी जो कि निमरा हमें तंग करती हैं और दिल पे लगती हैं। इसी तरह की खबर हमारे पास इस वक्त कराची से है, जहां पे निगलेरिया ने सिंध में एक ही हफ्ते के दौरान 3 जानें ले ली हैं और ये बड़ा ही तशवीशनाक है। और जब से कोविड आया है ना, उसके बाद से अजीबोगरीब से वायरस हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह के वायरस आ चुके हैं कि जो आपके वहमो गुमान में नहीं थे, लेकिन कोविड की वजह से अब हम हर चीज को सच्चा भी समझना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी इसमें जो आप शेयर कर रहे हैं ना अमोइबा निगलेरिया का, उसमें महकमा सेहत के मुताबिक अमोइबा निगलेरिया से कराची में 2 और हैदराबाद में 1 शख्स इंतकाल कर गए। निगलेरिया से पहला इंतकाल 5 जुलाई को कुरंगी कराची के रहायशी शख्स का हुआ था। उसके बाद जो मैंने आपसे जैसे कि शेयर किया कि हैदराबाद से भी रिपोर्ट हुआ 1 शख्स का, उनका इंतकाल हुआ। इसकी वजह से अब ये वायरस का जो फैलाव है मेरे ख्याल में अभी तक रिपोर्ट्स के मुताबिक बढ़ता चला जा रहा है। राइट जी हाँ, ऐसे है निमरा, और बिल्कुल ठीक आप कह रही है। इसी हवाले से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं राना कदीर साहब। राना, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हम आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट दिनों में तंग करते रहते हैं। सबसे पहले हमें बताइएगा कि निगलेरिया के हवाले से आपकी हुक्काम से बात हुई, क्या कुछ तफसीलात हैं और इसके रोकथाम के लिए क्या कर रही है कराची की इंतजामिया और सिंध गवर्नमेंट? अच्छा देखिए, ये निगलेरिया के जो 3 केसेस हैं, इनमें एक तो हैदराबाद का है, 2 कराची के हैं। और ये पहले भी जो है काफी जो है सैकड़ों 100 के से ज्यादा जो है लोग निगलेरिया का शिकार हो चुके हैं। ये जो तिब्बी माहिरीन है
उनके मुताबिक ये जो है अमेबा होता है और ये जरासूमा जो है दिमाग में दाखिल होता है इंसान के, और उसके बाद और इंसान की मौत जो है वो वाक़ हो जाती है। और इसमें जो है जो सिंध हुकूमत है या केएमसी है कराची की या हैदराबाद की बल्दिया और दीगर शहरों की, इनका किरदार होता है। इन्हें चाहिए कि मतलब वो इस हवाले से जो पानी है उसका मयार, एक क्लोरीन जो है उसमें कितनी होनी चाहिए, एक मयारी पानी जो है वो लोगों को फराहम किया जाए। ये जिस तरह से तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि ये ताज़ा और गर्म पानी में जो है ये पाया जाता है। खासतौर पे अब मानसून का सीजन है, इसमें बड़ा खतरा होता है। जो टैंक्स हैं और ये जहाँ पर ये पानी का जखीरा किया जाता है, इनमें अमेबा की ज्यादा तादाद होने का खदशा है। तो ऐसी सूरत हाल में लोगों को बड़े एहतियात की जरूरत है। और अब जो इकदाम की अगर बात करते हैं तो थोड़ी हुकूमत है, कोई भी हुकूमत थोड़ी देर के बाद जागती है, जब 2-4 अमवात अब हो गई हैं, अब थोड़ा सा जो है वो खबरें चल यही तो अफसोस की बात है अब्दुल कदीर राना के जान इतनी ज्यादा पानी का मयार जो है उसको सबसे पहले तो जो पानी जा रहा है ये मतलब उसके अंदर होना ही नहीं चाहिए, उसकी क्लोरीन हो उसके अंदर प्रॉपर, जो भी मतलब तिब्बी माहिरीन उसकी एडवाइस करते हैं, पानी का मयार जो है वो बेहतर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन वो बाद में जानते हैं। अच्छा अब्दुल कदीर राना, आप हमारे साथ ही मौजूद है, साथ ही हमें नाज़रीन इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं कैसर साहब, डॉक्टर है, उनसे जानते हैं कि क्या होती है ये बीमारी, ये वायरस है क्या। अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब। कैसर साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? वो हमें नहीं सुन पा रहे। कदीर आपकी तरफ ही आती हूँ, ये भी बताएं कि अभी तक की जो दीगर रिपोर्ट्स हैं, जो तफसीलात हैं आपके पास, ये जो खुदा ना ख्वास्ता मजीद इसके कोई मरीज वगैरह तो एडमिट नहीं है ना इस वक्त? अभी तक तो जो है 3 का ही सामने आया है। और ये जो है इसमें अब जो है हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर जो है वो शहरी इख्तियार करें और ये करें, लेकिन ये पहले से जो है, क्योंकि पहले भी जो केसेस काफी तादाद में तशवीशनाक हद तक जो है पहले हो चुकी है सूरत हाल, तो ये तमाम जो है चीजें इसमें एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करनी चाहिए। क्या क्या एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं, एक बार फिर से हमारे नाज़रीन को प्लीज बताएं। देखिए इसमें जो है पानी है वो जिस तरह से मानसून है, पानी जिस तरह ये कहा गया है कि क्लोरीन शुदा पानी जो है, एक लिमिट होती है, एक मयार होता है पानी का, वो इस्तेमाल किया जाए। और ये क्योंकि नाक के जरिए ज्यादातर जो है दाखिल होता है, तो जिस तरह वजू करते हैं या उसमें वो पानी मतलब अगर नेगलेरिया वाला पानी है तो उसमें जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये पानी की जिस तरह से इसको वो ही पानी हमेशा इस्तेमाल किया जाए जिसमें मतलब तमाम जरासीम से पाक हो ये। अच्छा राना साहब, मुझे ये बताइएगा कि पानी का तो आपने पहले भी बता दिया था, गवर्नमेंट किस हद तक काम कर रही है? क्योंकि हमने देखा है कि सिंध गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा जब अमवात हो जाती हैं या कोई हादसा हो जाता है उसके बाद हमें एक्टिव होती हुई नज़र आ रही है। इस केस में सिंध हुकूमत क्या कर रही है, वहाँ के हुकाम क्या कर रहे हैं, और स्पेशली ये जो डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसकी कोई कारकर्दगी आपके सामने है? हेल्थ डिपार्टमेंट तो जो है एहतियाती तदबीर जो है वो अब जारी करना शुरू हो गए हैं। बड़ा काम किया उन्होंने एहतियाती तदबीर जारी करके। लेकिन ये जो पानी है जो फराहम, इसके हवाले से अब कोई हमें जो है ऐसा मयारी पानी नहीं दिखाई देता। अगर कराची में जो सिस्टम है पानी के फराहमी का, वो बिल्कुल नाकारा है, जगह जगह से लाइनें फटी हुई हैं, और अभी जिस तरह से मानसून आएगा तो बारिश का पानी उसमें मिक्स होगा, तो इसके बड़े खतरनाक मतलब सूरत हाल होगी ये। अगर उसमें ये जरासीम होता है तो फिर घरों में इसी तरह का पानी जो है, जहां भी पहली बात तो आता ही नहीं है, अगर आता है तो फिर वो जरासीम ज़्यादा ही पानी मतलब सप्लाई किया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में जो है ये जो वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन है, इसकी जिम्मेदारी है कि जो लाइनें हैं मतलब वो दुरुस्त करे, ताकि पानी जो है एक अच्छा पानी जो है वो अच्छा पानी जो शहरियों तक फराहम किया जा सके। अब्दुल कदीर, बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, ये तो नेगलेरिया वायरस के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं, इंशाल्लाह आपको मजीद भी इस पर अपडेट करते रहेंगे। अभी रुख करेंगे लाहौर का। हमने कुछ रोज़ पहले प्रोग्राम में, आपको याद होगा, फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की जो हड़ताल थी उससे मुतालिक कुछ खबरें शामिल की थी। अभी फिलहाल पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक ख़त्म हो चुका फाइनली, और उसके बायस पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 रोज़ के लिए मुअख्खर कर दी है। अभी ख़त्म करने का ऐलान नहीं हुआ, ये जो वर्ड मैंने इस वक्त बोला है, मुअख्खर की गई है।
और ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी में शामिल चेयरमैन FBR, 4 वफाकी वज़राए आला और 4 वफाकी वज़रा ने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान से मुलाकात की और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने विद होल्डिंग टैक्स के नफाज पर तहफ़्फ़ुज़ात से उनको आगाह किया और कुछ जो बातचीत हुई उसके बाद फिर अभी ये डेडलॉक कुछ दिन। जी हाँ, चेयरमैन FBR ने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने पर इत्तफाक किया, जिस पर पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल मौखर करने के लिए हुकूमत की बात मान ली। लेकिन जिस तरह निम्रा ने पहले कहा कि ये हड़ताल मौखर हुई है 10 दिन के लिए, मुहर्रम गुजरने के बाद अगर इनके मुतालबात ना माने गए तो फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदा शेख रशीद साहब। शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हमें बताइएगा, फ्लोर मिल्स और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए, ये किस हद तक बात कोई बनती हुई आपको नज़र आ रही है, या फिर 10 दिन बाद हमें जो पहले हड़ताल देखने को मिल रही थी उसी तरह हम फिर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल देखेंगे? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि वे जो होल्डिंग टैक्स जो कि पाकिस्तान की तमाम फ्लोर मिलों पर 5% आयद किया गया था और 2.5 जो है 2.5% जो है वो कस्टमर से जो जिस सार्वजनिक आटा खरीदना है उस पर आयद किया गया था। हम अगर इसके खिलाफ पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। हड़ताल जब चौथे रोज में दाखिल हुई तो लाहौर समेत पंजाब और दीगर सूबों में जो है वो आटे का बहरान पैदा हो गया था। आटे की दस्तयाबी जो थी वो नामुमकिन होती हुई नजर आ रही थी, जिसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया और एक कमेटी बनाई। और कमेटी बनाने के बाद जैसे आपने फरमाया कि उसमें FBR के चेयरमैन, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वफाकी वज़ीर ममलकत अली परवेज मलिक और दीगर वफाकी वज़रा उसमें शामिल थे। जबकि पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से जो मरकज़ी चेयरमैन है आसिम रज़ा अहमद और उनके जो लीगल एडवाइजर हैं खुरम शहजाद, वो शरीक हुए। और मुज़ाकरात में ये जो बात अभी आपने फरमाई है ना कि FBR ने इत्तफाक किया टैक्स खत्म करने पे, FBR के चेयरमैन ने इत्तफाक नहीं किया। उन्होंने जो अल्फाज कहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि हम इस पर गौर करेंगे, हमें थोड़ा सा टाइम दे, क्योंकि ये जो बजट है ये बनाया है IMF ने। ये बात सिर्फ अपोजिशन नहीं कह रही, ये हुक्मरान भी कह रहे हैं कि ये IMF का तैयार करदा बजट है। और IMF ने जितने भी टैक्सेस आयद किए हैं उस पर IMF ने इनसे ये जो है वो ऑलरेडी मंजूरी ले रखी है कि उन पर अमल दरामद 100% होना जरूरी है। इसलिए ये जो बात है ना कि FBR के चेयरमैन ने ये खत्म करने की बात की है, खत्म करने की बात नहीं की। उन्होंने ये कहा है कि हम इस पर गौर करेंगे लेकिन हमें 10 रोज का वक्त दे दें, जिस पर मरकजी चेयरमैन आसिम रज़ा अहमद ने उनसे इत्तफाक किया और उनको 10 रोज का वक्त दे दिया। अब दोबारा मुज़ाकरात जो है वो 23 जुलाई को होने जा रहे हैं। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और वज़ीर आज़म की मुकर्रर करदा जो कमेटी है जिसमें वफाकी वज़रा है, FBR के चेयरमैन है, 23 जुलाई को इसका फैसला होगा कि वो विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन में चुके 1500 से ज़ायद फ्लोर मिल रहे हैं चारों सूबों में, जिन्होंने ये थैंक यू वेरी मच। शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के बता रहे थे कि फ्लोर मिल का और जो गवर्नमेंट के मुज़ाकरात हैं वो हो रहे हैं, लेकिन निम्रा बहुत सारी पाकिस्तान में खराब खबरें आ रही हैं। इसी तरह की हड़ताल के हवाले से खबरें हमने पहले देखा, फ्लोर मिल से पहले हो जाती है पेट्रोल एसोसिएशन की, और उसके बाद अब होजरी जो है वो भी इस तरह की चीजें हमें टेक्सटाइल मिल्स के हवाले से बात की जा रही है, वाले जो है गुड्स के हवाले से हड़ताल पे जा रहे हैं। एग्जैक्टली देखें, आपने जब तक अपनी इंडस्ट्री को टेबल पे नहीं बैठाना, इंडस्ट्री के साथ मुज़ाकरात करके विद होल्डिंग टैक्स लगाइए या फिर कोई और टैक्स लगाइए, लेकिन उनको पहले आप कॉन्फिडेंस में तो लें। हमारे यहाँ होता ये है कि हर बजट में हम नया टैक्स लगा देते हैं और उसके बाद एहतजाज की कॉल्स आती हैं। यार हर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है निम्रा आपके पास, हर टेक्सटाइल मिल का या फिर फ्लोर मिल्स का प्रेसिडेंट होता है, उसको पहले बुला के डिस्कस तो कर लिया करें कि होल्डिंग टैक्स हसनैन चलें, एक तरफ आप लगा रहे विद होल्डिंग टैक्स एक अलग साइड पे आ जाता है, लेकिन आप साथ अवाम को रिलीफ भी तो देना। आपने अवाम को रिलीफ भी नहीं देना है। आप हर दूसरे रोज आप ये कहते हैं IMF के साथ हमारा आखिरी मुआहदा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आखिरी मुआहदा नहीं है। तो अभी 3 साल के लिए मजीद हम एक और नए मुआहदे की तरफ दाखिल हो चुके हैं। हमने वो मुआहदा कर भी लिया, उसकी बातचीत सब चल रही है। अब वो आप हर मुआहदे पे ये कहते हैं कि ये मुआहदा हो जाए, प्लीज दुआ करें क्योंकि हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन कर्ज लेके कभी किसी के हालात बेहतर हुए ये सोचने की बात है। और ये हमारी हुकूमत को, हमारी आवाम को बेवकूफ बनाना आप छोड़ देना चाहिए, ये बता के कि आप ये इसके लिए दुआ किया करें। और जब ये हमें मिल जाता है हमें अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह कहना चाहिए। जो हमारे हालात हैं अब मजीद आप सोचे 3 साल के लिए मजीद आवाम को पागल कर दिया। IMF की बात की ना, IMF भी कभी हमें ये नहीं कहता कि आप अन्य टैक्स लगा दें,
वो भी यही कहता है कि आप वहाँ पे बैठें, पूछें, उनके साथ मुज़ाकरात करें और फिर IMF जो हमें $7 अरब देता है या $3 अरब देता है, वो प्रोडक्टिव वे में उसको हमने यूटिलाइज करना होता है। हमारे यहाँ होता क्या है, हमने वहां से अरबों डॉलर लेने होते हैं। नहीं, करप्शन नहीं, मैं आपको बता देता हूँ ना, हमने अरबों डॉलर लेने होते हैं, करप्शन बाद में होती है। करप्शन के वेज है ना, देखें, अरबों डॉलर जब लेते हैं, उसके बाद ब्रिज बना दिया, ब्रिज अपने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, रोड बना दी, रोड अपने कॉन्ट्रैक्टर को दे दी, कोई पार्क बना दिया, वो अपने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, फिर कोई सोलर पैनल आपने बिछा दिए, वो अपने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए। सो अपने कॉन्ट्रैक्टर को दे के बेसिकली वहां से जाके करप्शन होती है। IMF ये कहता है कि आपने ये जो कर्जा हमसे लिया है, इसको प्रोडक्टिव वे में इंडस्ट्री के ऊपर लगाइए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के ऊपर लगाइए, लेकिन हम उसके ऊपर रोड्स बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं जस्ट बिकॉज कि हमने कमीशन लेनी है। ये हमारा मकसद है। वही तो मैं बता रही हूँ ना कि जितने भी प्रोजेक्ट्स जो इवन PSDP के खाते में आते हैं, वो सब भी उसमें ये हो जाता है कि भाईजान वो करप्शन हो रही होती है हर जगह पे, हर ओहदे पे, हर ओहदेदार जो है वो अपनी कैपेसिटी में करप्शन कर रहा होता है। वो पैसा कभी भी अवाम पे नहीं लगता। बिलफर्ज ये कर्ज का पैसा ही, जैसे हसनैन ने कहा ना, ये कर्ज का पैसा ही अगर आप अवाम पे लगाना शुरू कर दें तो हालात काफी हद तक बेहतर हो सकते हैं। अवाम पे लगता नहीं है ना पैसा। मसला ये है कि बस सिर्फ कर्ज लेके आप फिर अवाम को कह देते हैं कि भाई हम पे कर्ज बहुत ज्यादा है, इसलिए हम मजबूर है, हमारे पास कोई हल नहीं रहा टैक्स लगाने का। तो अवाम से टैक्स लगा के उसको मारते भी हैं, उसे वसूल भी करते हैं, और वहां से भी आप वसूल कर रही होती हैं हमारी हुकूमतें, और वो अवाम पे पैसा लगता नहीं, और इस तरह हम डूबते चले जा रहे हैं। 76 years, it's been 76 years now। हड़ताल पे हड़ताल आपको सिर्फ आज से नहीं, ये जब से मैं पैदा हुआ हूं तो हमें पता चला कि ये हड़ताल हो रही है, ये हड़ताल हो रही है। बेसिकली गवर्नमेंट की अपने इदारों के साथ कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, अपनी जो भी बिजनेस है उसके साथ कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। आप दुनिया में देखिए तो वहाँ पे रेट लिस्ट जारी होती है, फिर हर जो एसोसिएशन है, जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है या फिर फ्लोर मिल्स की है, उसके साथ गवर्नमेंट जाके बैठती है, उनकी गुजारिशात सुनती है, उसके बाद बजट आता है या फिर व्हाट्सएवर जो भी उनको करना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहती है जी। IMF ने कह दिया इस वजह से आपके ऊपर टैक्सेस लगाएंगे, लेकिन वहां से जो डॉलर आएंगे ना, उससे ये ब्रिज बनेगा, ये रोड बनेगी, ये प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि वो प्रोजेक्ट हमारे किसी समधी ने लेना होता है, हमारे किसी चाचे मामे ने लेना होता है। इस वजह से ये मामला हमारी अपनी इंडस्ट्रीज चल रही होती हैं, मिल्स चल रही होती हैं। खैर, ये सारी सूरत हाल हम दोनों ने बड़े अच्छे अंदाज से बयान किया। अब इस पे तज्जिया लेना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्रेक के बाद हम लेंगे। इफ्तिखार शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इसलिए आप देखते रहें सबकी सोच। वेलकम बैक एवरीबॉडी, एक बार फिर से खुशामदीद। सुबह की सोच में इफ्तिखार शिराजी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे जानते हैं कि ये जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वो क्या है। इफ्तिखार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इफ्तिखार साहब, ये हर रोज नई किस्म की हड़तालें हमारे सामने आ रही हैं। हम भी सेगमेंट्स कर करके थक चुके हैं, शायद कि अभी कोई बेहतरी की खबर भी हमारे सामने आ जाए। लेकिन डेडलॉक की भी बात जो है वो इस तरह आती है कि वो 10 रोज के लिए मौखर हुआ है, वो सिर्फ मुहर्रम उल हराम के एहतराम में। तो ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? हमारी हुकूमतें कर क्या रही हैं फिर? देखिए, जब आप बाहर से डिक्टेशन लेंगे और आपकी फाइनेंशियल अथॉरिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी, और मोर इम्पोर्टेंटली आप अपने जो हर सेक्टर के अंदर जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ के होमवर्क के बगैर कुछ डिसीजन लेंगे, तो मेरा ख्याल में फिर उस नतीजे में तो हड़तालें ही होंगी ना, क्योंकि इस मुल्क में न सिर्फ आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है, बल्कि जितने भी सेक्टर्स हैं, वो रियल स्टेट का सेक्टर हो, वो इसी तरह कंस्ट्रक्शन का हो, वो बिजनेस के जो और सीमेंट के सेक्टर को ले लें, जो आयरन सेक्टर है उसको ले लें, या फ्लावर मिल्स एसोसिएशन, तो मेरे ख्याल में अब सब एक तरह से बड़ा प्रेशर फील कर रहे हैं। और ये मेरे ख्याल में अगर आप स्टेक होल्डर के साथ बैठ के गुफ्तगू नहीं करेंगे और उनको मसाइल को जाने बगैर आप कुछ फैसले करेंगे और उसको इम्पोज करने की कोशिश करेंगे, तो फिर लाज़िम सी बात है कि लोग सड़कों पर निकलेंगे। तो ये हुकूमत का काम है कि एक तरफ तो IMF को ये बताया जाए कि कहाँ तक गोया के चीज़ों को खींचा जा सकता है, कितना लोगों पे दबाव डाला जा सकता है, और दूसरा ये है कि फिर लोगों को एंगेज किया जाए, हर सेक्टर को, कि वो कितने हद तक अपने यहाँ को स्पेस रखते हैं कि मजीद वो कंट्रीब्यूट करें। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम बैरूनी डिक्टेशन, बिलखसूस IMF की डिक्टेशन को ले रहे हैं, क्योंकि हमने हुकूमत करनी है, हुकूमत बचानी है, और तो उस नतीजे में मेरे ख्याल में इस वक्त हमें जो IMF सिर्फ हमें टैक्सेस के हवाले से डिक्टेट करता है, वो इस हवाले से हमें बिल्कुल डिक्टेट नहीं करता कि आपने जो पैसे हमसे लिए हैं इनको प्रोडक्टिव वे में किस किस इंडस्ट्री पे लगाना है, किस इंडस्ट्री को आपने अपने कदमों पे खड़ा करना है। क्योंकि टैक्सेस के हवाले से तो हमें IMF का डंडा नजर आ जाता है, लेकिन वो पैसे कहाँ जाते हैं ये आज तक हमें पता नहीं चला पिछले 30 साल में। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि IMF प्रोग्राम बुनियादी तौर पे आपको हेल्प आउट करता है ताकि आपकी इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और आपको एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए वो मिले, लेकिन उसके दौरान आपने जो
एक इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होते हैं वो करने होते हैं। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक तरफ तो हमें ये देखना चाहिए कि जो पैसा आता है लगता कहाँ है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि जब IMF आपसे कहते हैं कि अपने टैक्स बेस को बढ़ाएं, उन लोगों को टैक्स नेट में लेके आए कि जो अभी तक टैक्स नेट में नहीं है लेकिन वो टैक्स दे सकते हैं, आप ऐसा नहीं करते। वो आपसे कहते हैं कि जी जहां जहां प्रॉब्लम्स आ रही हैं FBR के अंदर, लूप होल्स हैं, जहां पे करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं, आप वहां पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को कम करें, ऑटोमेटेड सिस्टम लेके आए, मशीनों को लेके आए। आप ऐसा नहीं करते। आपने देखा कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के साथ आपने क्या किया, वो कि वो इस निज़ाम था कि जिसके नतीजे में जहां जहां टैक्स चोरी हो रही थी हम उसको पकड़ सकते थे, लेकिन उस निज़ाम को नाकाम बनाया गया। फिर IMF आपसे कहता है कि भाई मेरे, आप अगर आपकी इनकम ज्यादा नहीं हो तो अखराजात को तो आप कम करें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें इनकम कम होने के बावजूद हम अखराजात को कम नहीं करते। आपको मालूम है कि जब इंतखाबी जलसे हो रहे थे तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या कहते थे कि इस मुल्क के अंदर 18वीं तरमीम के बाद कम से कम 17-18 वजारतें ऐसी हैं कि जो मरकज में गैर जरूरी तौर पर चल रही हैं और उनके ऊपर हर साल कुछ 700 से 800 अरब रुपए का गैर जरूरी अखराजात होते हैं। लेकिन इन वजारतों को खत्म नहीं किया जाता, अपने अखराजात को आप खत्म नहीं करते। इसी तरह आप देखें कि ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, उनको आप नहीं कर पाते। प्राइवेटाइजेशन का जो मामला है, आप देखें आज तक आप स्टील मिल को, PIA को मुसलसल इंजेक्ट कर रहे हैं अरबों रुपए, लेकिन इन इदारों को प्राइवेटाइज करने के हवाले से आप कोई इक़दाम नहीं लेते। तो मेरे ख्याल में IMF तो एक बड़ी अच्छी नीयत के साथ आपको प्रोग्राम देता है और कुछ अहदाफ भी आपको देता है कि आप उनको हल करें, पूरा करें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम पॉलिटिकल कंप्रोमाइज का शिकार होते हैं, हम वो फैसले नहीं कर पाते और फिर अवाम के सामने हम ये बयानियां लेके चलते हैं कि हमने तो मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया है, हमने तो जनाब इस मुल्क की इकानमी को सही ट्रैक पे डाल दिया है। आप काली का दिन देखें, जो नए टैरिफ आपने दिए हैं बिजली के, अब आपको जो अगस्त का बिल आएगा वो 80 रुपए पर यूनिट के हिसाब से होगा। तो मुझे बताइए कि जब आप अवाम की जेब में तो पैसा डालने के बजाय पैसा निकाल रहे हैं और साथ में उनको बर्डनाइज कर रहे हैं कि जिसकी तनख्वाह कहीं 50-55 हज़ार रुपए है और उसको 85-90 हज़ार रुपए का सिर्फ बिजली का बिल आ रहा है, तो मुझे बताइए कि उसने मकान का किराया कैसे देना है, उसने अपने बच्चों को फूड कैसे खिलाना है, उसने गैस के बिल कैसे देने हैं और उसने अपने बाकी जो लाइवलीहुड है उनको कैसे पूरा करना है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बुनियादी तौर पे तो आपको जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए था। लेकिन जैसे कॉस्ट ऑफ अनफॉर्चुनेटली शायद बात ही है ये शराजी साहब के कॉस्ट ऑफ लिविंग पे या अवाम पे हमारी हुकूमतें फोकस ही नहीं कर पाती हैं। अभी की हुकूमत भी हमारी जो है वो फोकस इसलिए कि इमरान खान को किस केस में अंदर डालना है, किस केस में उनको बाहर नहीं आने देना है, क्या करना है, वो सारी चीजों पे ही फोकस है। अवाम के लिए बस उन्होंने ये कर दिया है कि 7 रुपए मजीद बिजली महंगी कर दी। अब आपको 75 रुपए फी यूनिट तक आपके सार्फिन को बिजली मिल रही है। पंजाब की अगर बात की जाए 100 से ज्यादा टेक्सटाइल मिलें इस वक्त बंद हो चुकी हैं। तो आपको यही, मुझे तो ये मसला नजर आ रहा है कि हमारी हुकूमत सही डायरेक्शन में फोकस्ड ही नहीं है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही है। और इस वक्त जो हुकूमत है वो गिमिक्स के ऊपर चल रही है। गोया कि आप टीवी पे आ जाते हैं, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर कभी FBR के अफसरान को धमकी लगाते हैं, कभी अपने काबीना के लोगों को सामने बिठा के वो भी सिर्फ हेडलाइंस बनाने के लिए होता है। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये पब्लिक को थोड़ा सा सूद करने के लिए कि शायद आपके गम में, आपके दुख में हम बराबर के शरीक हैं, लेकिन अगले दिन एक नया बोझ उनके कांधे पे, उनकी पीठ के ऊपर रख दिया जाता है कि एक नया भार भी आप उठाएं। तो मैं समझता हूँ इस वक्त अगर आप पंजाब के अंदर भी देखें, भाई लोगों को अगर आप वहां पे लैपटॉप दे रहे हैं, वहां पे अगर आप लोगों को वो इलेक्ट्रिक बाइक्स दे रहे हैं, जब तक लोगों के पास रोजगार नहीं होगा तो इन बाइक्स को कैसे चलाएंगे, लैपटॉप का क्या करेंगे। तो भाई मेरे, आप रोजगार के मौके क्या पैदा कर रहे हैं। आपने तो ऐसे FC का फोरम बनाया था इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी लाने के लिए। मुझे बताएं कि फिगर्स बताएं कि इस मुल्क में कितने अरबों डॉलर की अब तक सरमायाकारी आ चुकी है। आप तो 1 रुपया भी तक नहीं ला सके। तो जब तक इस मुल्क की साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज ऐड करूंगा और उसके बाद थोड़ा सा सियासत के ऊपर भी, क्योंकि आपकी मौजूदगी है तो हम चाहते हैं कि आप उधर भी कमेंट करें। मसला ये है ना कि हमसे ज्यादा कर्जा अमेरिका भी लेता है, इंडिया भी लेता है, चाइना भी लेता है। हम कर्जे की लिस्ट में शायद 119 नंबर पे हैं, लेकिन उनकी इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग है, वो इतने प्रोडक्टिव हैं
कि वहाँ पे उनको कर्जे देने में कोई हर्ज ही नहीं होती, कर्जे भी देते हैं, कोई उनके ऊपर सेंक्शंस भी नहीं लगती। लेकिन मैं अब बात करना चाहूँगा आपको मुल्क की सियासत के हवाले से, सनम जावेद के हवाले से, जो कि एकदम ही रिहा होके फिर वापस गिरफ्तार होगी। फिर इद्दत निकाह केस के बाद हमने देखा है कि एक नया केस इमरान खान के गिरफ्तारी उसके ऊपर डालने की हवाले से जराए कह रहे हैं। तो इस हवाले से आपकी क्या खबरें और पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है? देखिए, मेरा ख्याल में हमें जो पहले एक अदलिया से गिला था कि शायद वहाँ से जो फैसले आते हैं वो खालिसतन सियासी होते हैं और उनके अंदर कोई लीगल ग्राउंड्स हमें नज़र नहीं आती। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से जो खतूत लिखे गए और उसके बाद हमने देखा है कि दीगर जज साहिबान ने भी कि जहाँ जहाँ एक इंटरवेंशन हो रही थी उसको उन्होंने एक्सपोज किया। और फिर हमने देखा है कि बिलखसूस जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस था कि जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अकलियत के साथ खड़े थे और बाकी अक्सरियत ने वो तमाम नशिस्तें तहरीक इंसाफ को वापस की और साथ में इस बात को भी इस्टेब्लिश किया कि तहरीक इंसाफ के अगरचे इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिए गए थे लेकिन वो जमात कलअदम नहीं है, वो एक सियासी जमात है, उसको पार्लियामान में होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ किसी तरह इद्दत से मुतालिक जो केस था उन्हें बुनियादी तौर पे अखलाकी तौर पे बड़ा एक शर्मनाक केस था और मैं समझता हूँ कि अदालत ने बड़ा एक अहम नुक्ता उसमें उठाया है कि अगरचे खावर मालिका साहब को जो बुशरा बीबी के साबिक शौहर हैं, अगर वो अपने आप को एक अग्रीव्ड पार्टी के तौर पे लेके आए भी थे, लेकिन अदालत ने उनसे बुनियादी सवाल ये किया कि आपको 6 साल बाद ये क्यों ख्याल आया, क्योंकि आपने तो अपनी स्टेटमेंट के अंदर ये लिखा है कि आपको निकाह के अगले 2 रोज बाद पता चल गया था कि निकाह हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम केसेस की नौइयत, और ये नहीं इससे पहले माजी की तारीख भरी पड़ी है कि सियासी बुनियादों पे मुकदमात कायम किए गए और फिर जाहिर सी बात है इन मुकदमात का जो अंजाम शिराजी है साहब, शायद वो फ्यूचर में भी हमें यही लग रहा है कि यही सियासी बुनियादों पर ही सियासी केसेस बन रहे हैं। असल में इनका कोई कानूनी अगर एतबार से उनकी बात की जाए, कानूनी नुकात को अगर देखा जाए तो वो इतने स्ट्रांग हमें नजर नहीं आते। अभी तोशाखाना 2.0 है, ये उसकी बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो गया भाई। अब मतलब उस केस में एक्विटल भी आ रहा है या नहीं भी आ रहा है वो एक अलग डिबेट है, लेकिन ये 2.0 है क्या ये केस? आपको इसमें क्या नजर आता है इसके कानूनी नुकात की अगर बात करें तो? ये उसी तरह 2.0 है जिस तरह PDM 2 कहा जाता है इस वक्त हुकूमत को। ये एक ऐसा केस है कि जो प्रिंसिपल केस आपने किया था, फिर अचानक आपको ख्याल आया कि कोई 8-10 घड़ियां और भी हैं जिनको अंडर वैल्यू करके तो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब ने खरीदा और लिहाजा एक और केस भी बनता है। तो पहले केस में तो लगता है कि कोई जान नहीं थी तो उन्होंने कहा कि एक और केस, और उसमें भी जाहिर सी बात है जान तो नहीं होगी लेकिन लिंगर ऑन करने के लिए मेरे ख्याल में ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि इस केस के अंदर जिस शख्स के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं उस शख्स की जानिब से जो विटनेस अदालत के अंदर जमा कराए गए हैं, आप उन लोगों के स्टेटमेंट लेना नहीं चाहते लेकिन आप उनको सजा जरूर देना चाहते हैं। और मोर इम्पोर्टेंटली इसी नौयत के केसेस तो आसिफ जरदारी साहब पे भी हैं, इसी नौयत के केसेस तो नवाज शरीफ साहब पे भी हैं, इसी नौयत के केसेस तो यूसुफ रजा गिलानी साहब पे भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ तो नैब का रवैया यकसर मुख्तलिफ है। वहाँ तो जब अदालतें उनसे पूछती है कि क्या आप इन केसेस को प्रोसीड करना चाहते हैं तो वहां पे नैब का जवाब ये होता है कि जी नहीं, हम तो आगे नहीं बढ़ना चाहते। अगर आप इन वो केसेस शिराजी साहब वो साइकिल के मुताबिक तब खुलेंगे जब वो सितारे उनके गर्दिश में आएंगे तब खुलेंगे। ये तो आपकी सियासत में है ना शिराजी साहब। आप भी मानिए कि जो गवर्नमेंट में होता है उसके केसेस बंद होते हैं, जो गवर्नमेंट से बाहर होता है तो छोटे छोटे केसेस उसके ऊपर बना दिए जाते हैं। तो फिर मेरे ख्याल में हमें इस बात का रोना नहीं रोना चाहिए कि दुनिया में हर हवाले से हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है हर जगह पे हम बॉटम पे पड़े हैं। दुनिया हम पे एतबार नहीं करती, दुनिया यहाँ पे 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। दुनिया की तो बात दूर है, हमारे अपने पाकिस्तानी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है शिराजी साहब। हमारे हालात इतने खराब हमारी हुकूमतों ने कर दिए अनफॉर्चुनेटली, मसला ये है। यकीनन तो मैं समझता हूँ कि इस आम आदमी के साथ, इस मुल्क के जो 26 करोड़ अवाम है उनके साथ बड़ा ये जुल्म है कि एक बड़ा वाइब्रेंट मुल्क है जहाँ पे बड़ा ग्रेट पोटेंशियल है। आप खुद कहते हैं ना, ये स्टडीज है इस हुकूमत की कि इस मुल्क के अंदर $6 ट्रिलियन के मिनरल्स पड़े हुए हैं और मेरे भाई वो उस वक्त एक्सप्लोर होंगे तो वो उस वक्त उनको अवाम को उनका फायदा होगा कि जब मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करेंगे, जब मुल्क के अंदर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होगी, जब मुल्क के अंदर अदालतें आजाद हैसियत में मेरिट पे फैसले करेंगी और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन लोगों की नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें हुकूमत वक्त को इल्म है, मालूम है, ये जानती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क के अंदर सियासत का मतलब है हसूल इक़्तिदार, और जो शख्स इक़्तिदार में नहीं होता वो बड़ा एक तरह से अपने आप को अनफॉर्चुनेट फील करता है और इक़्तिदार में रहने के लिए
हर वे इस्तेमाल किए जाते हैं। वो मुखालफिन को विक्टिमाइज करना हो, इस मुल्क के निज़ाम को बिल्डोज करना हो, सारे काम किए जाते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि इस मुल्क के आम आदमी जो है वो लूजर होता है और इस मुल्क के ऊपर ठीक, कोई एतबार करने के लिए तैयार नहीं होता। तो तैयार वेरी नहीं थे, बिल्कुल। अनफॉर्चुनेट। बहुत 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 अनफॉर्चुनेट है। अच्छा शिराजी साहब, ये जो 9 मई के मजीद मुकदमात बनाए गए और उनमें प्री अरेस्ट बेल जो है वो भी एक्सेप्ट नहीं हुई है, और इमरान खान को उन केसेस में भी, बल्कि कल उनकी तफ्तीश भी हुई है, उसमें एक प्रॉपर टीम आई है पुलिस की लाहौर से, तो वो केसेस क्या है? देखिए, अब प्रॉब्लम ये है कि ये मुकदमा तो आपने 2022 9 मई को उसके बाद आपने कायम कर दिए थे और पै दर पै होते रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के 12 केसेस के अंदर तो इमरान खान साहब की जमानत मंजूर हो चुकी है। उसमें भी अदालतों ने जो नुकात उठाए हैं, वो उस पर जो बुनियादी नुकता वो जो उठाया गया है वो ये है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स एक ही वक्त में कोई 12 से 15 शहरों में बैठ के ये साजिश, ये मनसूबाबंदी कर रहा हो। उस वक्त भी इस्तिगासा के पास ये जवाब नहीं था कि उस वक्त इमरान खान 10 से 15 शहरों में एक वक्त कैसे हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह के मुकदमात के जो उजलत में बनाए जाते हैं, उसमें इस तरह की कानूनी नालायकियां वो सामने आती हैं कि जिसके बाद इस्तिगासा ऐसे मुकदमात को डिफेंड नहीं कर पाता। तो अब भी लगता है यही है। और इसमें तो आप देख लें ना कि अगर आपने ये केसेस बनाए थे तो क्या जरूरत थी कि आप मुख्तलिफ मुकदमात में उनकी बरियत का इंतजार कर रहे थे और फिर उसके बाद आप सर ये बेसिकली पैगाम भी तो पहुंचाया जाना है ना कि आपकी बरियत तो हो चुकी है लेकिन फिर भी आप अंदर हैं फलां केस में, तो लिहाजा जो हम कह रहे हैं वो मान जाइए। जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि इनकी भी जो इस वक्त इनिशिएटिव है जिसमें गिरफ्तारियां हो रही हैं, सनम जावेद हो, इमरान खान साहब हो, बुशरा बीबी या तहरीक इंसाफ के वो कायदीन के जो मेरे ख्याल में अभी तक उस पेज पे नहीं आ सके कि जिन पे उनको लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये टूल्स होते हैं, टैक्टिक्स होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर रही है और अगरचे लोअर कोर्ट्स के अंदर ये रिमांड मिल रहे हैं, जमानतें मनसूख हो रही हैं, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट का फोरम भी है, सुप्रीम कोर्ट का फोरम भी है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये मखसूस नशिस्तों का मामला है, जिस तरह दीगर साफर केस के अंदर उनकी सजाओं को कलअदम करार दिया गया है, या जिस तरह तोशाखाना के अंदर सजाओं को एक तरह से मुअत्तल किया गया है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे भी ज्यादा देर तक अब कस्टडी के हवाले से आप नहीं रख सकते। अल्टीमेटली जब हाई कोर्ट के सामने आपको जाना पड़ेगा तो सगासा को ये बात साबित करनी पड़ेगी कि वो कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशन है तो जब भी दरकार है, वो कौन सा एविडेंस है कि जब आप कलेक्ट नहीं कर पाए कि आप मुलजिम को इतनी देर तक कस्टडी में रखना चाहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस्तिगासा अपने किसी भी नुक्ते को वहां पर डिफेंड कर पाएगा और अल्टीमेटली हाई कोर्ट से या कम अज कम सुप्रीम कोर्ट से अगले 2-3 माह में इतना वक्त लग जाता है, लेकिन इससे ज्यादा आप इस चीज को नहीं खींच पाएंगे। अच्छा सर जी, ये बताइएगा कि एक तरफ मखसूस नशिस्तों का फैसला हुआ, हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को किसी किस्म का सेलिब्रेट नहीं करने दिया गया, दूसरी तरफ अब आवाम तंग हो चुकी है लेकिन एक साहब फैजाबाद में आके बैठ चुके हैं, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? जी मेरे ख्याल में वो एक अलग नौयत का बारल केस है। आपको मालूम है कि इससे पहले तौहीन आमेज जो खाके थे उससे मुताल्लिक भी इसी तरह की सिचुएशन अब पैदा हुई थी। लेकिन टाइमिंग बड़ी मैटर करती है शिराजी साहब। यकीनन जब लोग सड़कों पे आ जाएं और उसके बाद आपके लिए जो लोगों की जिंदगी को एक तरह से वो मुतासर कर रहे हों तो हुकूमत इस तरह की चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकती। तो मेरा ख्याल में बुनियादी तौर पर माजी में भी एंगेजमेंट का रास्ता अपनाया गया था और स्पेस देने का रास्ता अपनाया गया था। तो इस वक्त मेरे ख्याल में आपको याद होगा कि उस वक्त तो टीएलपी को कलअदम करार दे के फिर चीज़ों को रिवर्स बैक किया गया था। तो मैं समझता हूँ कि आज भी गुफ्तगू की जाए, समझाया जाए और मोर इम्पोर्टेंटली जो आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों को वो मखसूस नशिस्तें हों या सनम जावेद की रिहाई फिर गिरफ्तारी या दीगर मामला कि उनको पर उनको जलसे नहीं करने दिए जा रहे, तो पॉलिटिकल स्पेस जब आप छीनते हैं तो इससे जो है वो माशरे के अंदर एक इस्तिराब, एक बेचैनी पैदा होती है और मोर इम्पोर्टेंटली जो मुल्क के बारे में इंडिकेटर्स हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो ये एक रास्ता माजी में भी कुछ सूदमंद साबित नहीं हुआ, अल्टीमेटली इसका हमें नुकसान हुआ, तो अब भी हम कह सकते हैं कि इसका नुकसान ही होगा। तो बेहतर ये है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो नंबर्स के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब पार्लियामान के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, गोया कि उसकी नशिस्तें को तकरीबन 114-18 हो रही हैं। तो कितनी बड़ी जमात, कितनी बड़ी वाइब्रेंट अपोजिशन, और अगर आप समझें कि उसको इग्नोर करके, उसको पाबंद सलासल करके, उसके कारकुनों को बाहर निकलने से रोक के आप मुल्क को चला पाएंगे तो यकीन जानिएगा, आज ये लिख लें, इस मुल्क में जितने बड़े फोरम भी बना लें, जितनी बड़ी वन विंडो ऑपरेशन शुरू कर लें,
इस मुल्क में कोई सरमायाकारी करने के लिए इस मुल्क के अंदर ना तो मईशत का पहिया चल पाएगा और ना ही आप इकोनॉमिक इंडिकेटर को ठीक कर पाएंगे। तो बेहतर है कि आप सिचुएशन का इदराक करें और एंगेज करें। और हम जाहिर सी बात है तहरीक इंसाफ से उम्मीद करते हैं कि ये उनका भी मुल्क है, वो भी इस मुल्क में सियासत करते हैं, वो भी तो उनको भी अपने रिस्पॉन्सिबल रवैयों में लचक ला के तो मिडिल पॉइंट पे बहुत शुक्रिया। इत्तेफाक करना वक्त चाहिए। वक्त खत्म हो जाता है। शराजी साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर ये शराजी साहब का तज्जिया आपने सुना है। वक्त हुआ एक ब्रेक शामिल करने का। ब्रेक शामिल करते हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी हम इस सेगमेंट में बात करने लगे हैं स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम की, जो तालीम के मैदान में एक इनकलाबी कदम साबित हो रहा है। अब ये सिस्टम है क्या, इस पे भी डिटेल में बात करेंगे। स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम एक टेक्नोलॉजी के इंटरफेरेंस को मद्देनजर रखता है, जिसका मकसद तालीमी माहौल में बेहतरी लाना है। अब ये जो सिस्टम है, ये हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी के आलात और फिर उसी को यूज़ करते हुए इसको फ़रोग दिया जाता है और इसके फ़रोग पर ही ये मबनी है। और फिर इसी सेगमेंट में हम साथ ही ये बात भी करेंगे कि बच्चों की गर्मियों की जो छुट्टियां इस वक्त चल रही हैं उनको कैसे बेहतरीन अंदाज में मुफीद बनाया जा सकता है। और आपको कुछ अच्छी तजावीज़ भी मैं और हसनैन और हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो आपको देंगे। ऐसे ही है। और इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिद्रा खुरम, साहिब तालीम है। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और स्पेशली सबसे जो पहले मेरा सवाल ये है कि हमारे लिए, हमारे नाजरीन के लिए ये बताइएगा कि ये जो स्कूलिंग सिस्टम है, इसके हवाले से बताइएगा कि आसान अल्फाज में ये है क्या। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया आज के इस शो में। स्मार्ट स्कूल सिस्टम, अगर इसे आसान लफ्जों में कहें तो पूरी दुनिया में आपको पता है कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट सेक्टर्स में तो बहुत उसका इस्तेमाल है, लेकिन गवर्नमेंट के स्कूलों में या उससे नीचे जो स्कूल हैं उनमें टेक्नोलॉजी का कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि गूगल के बहुत सारी टूल्स, अब इंटरनेट पे बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी अब एडवांस हो चुकी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक जो है वो स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, सब प्रोफेशनल्स की हेल्प कर रही है। तो हमारे स्कूलों के लिए आई थिंक एक बहुत अच्छा कदम उठाया है गवर्नमेंट ने। स्मार्ट स्कूल सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसके ज़रिए कम से कम हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग में गूगल के जितने भी टूल्स हैं उनको आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे और उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जो है सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। टीचर्स जो है वो फीडबैक देने में बहुत ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, ठीक है। तो इससे भी ज़्यादा बढ़ के जो बात होगी वो ये है कि इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आपकी जो लर्निंग है वो एक टिपिकल क्लासरूम से बहुत ज़्यादा हट जाएगी। टिपिकल लर्निंग एंड टीचिंग जो है लेक्चर बेस्ड या इस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा हट जाएगी। ठीक है। तो जो क्लासरूम है उसके अंदर आप देखिए कि कितनी एक्टिविटीज़ जो हैं, कितनी प्रेजेंटेशंस, वीडियोज़, कितनी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो है वो इनकॉर्पोरेट की जा सकती हैं स्मार्ट स्कूल सिस्टम के थ्रू। वही कॉन्सेप्ट जो टीचर्स जो हैं वो सिर्फ एक लेक्चर के थ्रू जहाँ सिखाते हैं, वहाँ अगर वो किसी एक टेक्नोलॉजी के टूल के थ्रू या कोई वीडियो दिखा के या कोई उनको एक्टिविटी करवाएंगे तो उसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो स्मार्ट स्कूलिंग जो है वो सिर्फ कैपिटल तक नहीं रहनी चाहिए, मेरा ख्याल है कि इसे पूरे मुल्क में स्प्रेड होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम के तहत जो है हम लोग अब टिपिकल क्लासरूम से और लेक्चर के जो सिस्टम था उससे बाहर निकल के टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहे हैं। सो मैं जानना ये चाह रही हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है उसके मुताबिक कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर जो हैं वो इस सिस्टम के अंदर जो है उनको इंटीग्रेट किया जाएगा और फिर उनका इस्तेमाल करते हुए हम इस सिस्टम की तरफ स्विच करेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमें सुन पा रही हैं? नहीं, वो अभी हमें सुन नहीं पा रही हैं। सो हसनैन, आई थिंक ये बहुत अटम है। अगर ये, जैसे डॉक्टर साहबा ने भी कहा ना कि ये सिर्फ इस्लामाबाद तक इसको अभी यहाँ पे अगर इसका स्टार्ट लिए तो इस्लामाबाद तक ये इसको महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम ही होना चाहिए और उसी पे बेस्ड होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी ये उस तरह से कैपिटल में भी इसने अपने कदम इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, लेकिन सिर्फ इंट्रोड्यूस तो कराया गया ना। चले, इंट्रोडक्शन हो चुका है। जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ वापस आ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपने मेरा सवाल सुन लिया था? डॉक्टर साहब, आप हमें सुन पा रही हैं? आपकी आवाज कट रही है।
अच्छा चले हम उसको फिक्स करके फिर आपकी तरफ फिर से आते हैं। आप क्या कह रहे थे उसने? मैं ये कह रहा था कि ये जो स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम है, ये अगर कैपिटल की भी बात की जाए तो बहुत सारी जगहों पे अभी उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि यहीं पे इस्लामाबाद के करीब करीब है निमरा, वो अपने बच्चों को अब इस स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम के ज़रिए पढ़ा रहे हैं और ये उनके लिए बहुत सारे मसाइल का हल भी है। क्योंकि सुबह से एक तो ये है कि सुबह से जाना भी नहीं है आपको, कि सुबह उठना है और वापस जाना है। एक टिपिकल रूटीन जो होती है 8 to 2 वो भी खत्म हो गई है। फिर जो ए लेवल्स ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये भी आसानी हो चुकी है कि वो अब ऑनलाइन अपने घर में बैठ के अपने टीचर के साथ तमाम तर जो उनके सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर वो उनकी रहनुमाई ले लेते हैं। उसके बाद वहीं पे उनका क्विज हो जाता है, वहीं पे उनकी प्रेजेंटेशन हो जाती है। और फिर इसमें एक और जो सबसे मुझे अच्छी चीज़ ये लगी, ये जो ऑनलाइन एजुकेशन होती है या फिर स्मार्ट स्कूलिंग आप इसी को कह सकते हैं। यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि आपने नर्सरी से स्टार्ट करना है और एक सर्टेन एज पे आके 16 या 17 साल में आके आपने ए लेवल्स या ओ लेवल करना है, बल्कि आप अगर 7-8 साल के और आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ये बहुत खुशाइंद हो जाएगा अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। इस्लामाबाद से स्टार्ट लिया हमारी अगर हुकूमत ने और उसको अगर पूरे मुल्क तक इसका उसको फैलाया जाता है तो बहुत सारे पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत आसानी होगी। ऑब्वियसली प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव साइड्स हैं, कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा एक बार फिर से पूछूंगी कि कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको इंटीग्रेट किया जाएगा इस सिस्टम के अंदर सो दैट वी कैन स्विच जो हमारा टिपिकल सिस्टम है उससे हम इस सिस्टम पे आ जाएं। आई थिंक शी कैन नॉट हियर अस। डॉक्टर साहिबा सुन पा रही हैं? शी कैन नॉट हियर अस। अनफॉर्चुनेटली मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर साहब आपकी तरफ कोई शायद सिग्नल की प्रॉब्लम है और वी गोना फिक्स दैट प्रॉब्लम। और अगर आपको कॉल पे ले लेंगे, कॉल पे ले लेते तो आपसे बात कर लेते हैं। लेकिन डॉक्टर साहिबा का इंटरनेट बिल्कुल ठीक होना चाहिए था क्योंकि ये स्मार्ट स्कूलिंग की बात कर रही हैं। स्मार्ट स्कूलिंग में आपका ऑनलाइन स्कूलिंग सिस्टम भी आ जाता है। सो उनका इंटरनेट जो है उसको मेरा ख्याल है कि 5G पे होना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके घर में इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, इंटरनेट को लेके शार्क मुझे लग रहा है कोई शरारतें कर रही है हसनैन और कोई इंटरनेट के मसले। लेकिन ये भी तो प्रॉब्लम हमने उनसे पूछना है कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इसको किस तरह ओवरकम करना है आपके स्टूडेंट्स। ग्रीन टी इज वेरी टेस्टी बाय द वे, ये जो अभी इस वक्त मैं पी रही हूँ तो अच्छे से टेस्ट कोई लिंक है आपकी स्मार्ट स्कूलिंग से? नहीं कोई लिंक नहीं है ना लिंक क्या है लिंक कि आप साथ हाथ में ग्रीन टी लेके तो स्मार्ट स्कूलिंग यस आप बच्चे को घर पे अब वो जो बेचारा लंच के लिए डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहिबा काफ़ी ज़्यादा इंटरप्ट हो रहे थे हमारे, ये बताइएगा कि स्मार्ट स्कूलिंग की हम जो बात कर रहे थे आपकी गैर हाजिरी में और निमरा, इसको ऑनलाइन स्कूलिंग के साथ भी तो हम लिंक कर सकते हैं ना। बहुत सारे इस्लामाबाद में ऐसे स्कूल हैं कि जो कि ऑनलाइन स्कूलिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स उनके साथ ऑनलाइन ही शिरकत करते हैं और उसके बाद वो पेपर सारी चीज़ें हो जाती हैं। कि ऑनलाइन के साथ हम लिंक तो इसको कर सकते हैं, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है इस वक्त, चूंकि जो मेरा एज फार एज मैंने अभी तक स्मार्ट स्कूलिंग और गूगल क्लासरूम सर्टिफाइड स्कूल के बारे में देखा है कि गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, वो बेसिकली गवर्नमेंट अपने स्कूलों के अंदर ही गूगल का इस्तेमाल करेगी। डिफरेंट उसमें उसकी एप्लीकेशंस जो है प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसको हम लिंक तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन जो स्कूल में कोई इस तरह की क्लॉज भी होगी कि लड़के अपने घर से रह के भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं? ऑनलाइन क्लासेस जो लिया करते थे पहले कोविड, ऑनलाइन क्लासेस एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस जो है नीड बेस हो सकती है, लेकिन अब मुझे इस हद तक ये अंदाजा नहीं कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि क्या वो ऑनलाइन अलाउ करेगी। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये सिर्फ स्कूलों के अंदर जो प्रोजेक्ट हो रहा है, स्कूल में बच्चे को फिजिकली आना होगा, कंप्यूटर लैब में या क्लासरूम के अंदर ये सारी चीजें एप्लीकेशंस हो रही होंगी। ठीक है, तो जो ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट है, ऑनलाइन क्लासेस लेने का या घर में रहकर क्लासेस लेने का, वो मेरा ख्याल है कि ये सेकंड स्टेप तो हो सकता है, लेकिन टू बिगिन विद अभी ये होगा कि क्लासरूम के अंदर रहकर हम डिफरेंट गूगल टूल्स जो हमें अवेलेबल हैं, जो कि प्राइवेट स्कूलों में तो ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन हमारे रिमोट एरियाज में, विलेजेस में, दूर दराज के एरिया में जहां पर फैसिलिटीज नहीं है, इंटरनेट वगैरह नहीं है, या जो हमारे पास कंप्यूटर लैब इतनी अच्छी वेल बिल्ड नहीं है, तो वहां पर इशू हो सकता है। वहां पर अभी ये इसको जाने में देर डॉक्टर साहिबा, मैं बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन स्कूल सिस्टम्स को जानता हूं जो इस्लामाबाद में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके स्टूडेंट की ग्रोथ भी बढ़ रही है। तो क्या हुकूमत इस हवाले से भी कुछ सोच रही है कि अपने पूरे जो स्कूलिंग सिस्टम है उसको ऑनलाइन की तरफ भी शिफ्ट किया जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं और वो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन स्कूलिंग में? ऑनलाइन स्कूलिंग अभी पाकिस्तान में पॉपुलर होते होते या उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते करते कुछ देर लगेगी। बाहर के मुल्कों में भी, जैसे मैंने 6 साल तकरीबन मलेशिया में गुजारे हैं,
तो ज्यादा प्रेफरेंस हमारी फिजिकल क्लासरूम के अंदर या स्कूल के अंदर आके ही है। ये जो हमारा ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट है, ये हमारी डिफरेंट सिचुएशंस में तो हो सकता है, जैसे जिन बच्चों को एक्सेस नहीं है स्कूलिंग के लिए, जिन बच्चों को जिनके करीब नहीं है, या जो एज उनकी ज्यादा हो गई है, आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं और उनको स्कूलिंग अवेलेबल नहीं है उनके एरिया में, तो उनके लिए तो ये चीजें की जा सकती हैं। लेकिन जो एलिमेंट है फिजिकल स्कूल का, वो एलिमेंट जो है उसमें बहुत सी चीजें शामिल होती हैं। उसमें फिजिकल उसको शायद रिप्लेस भी नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब, रिप्लेस भी नहीं होगा, वो रिप्लेस हो भी नहीं सकता। इस पे बहुत सी रिसर्च भी हो चुकी है। उस रिसर्च के मुताबिक जो है ये जरूरत के वक्त तो आपको, क्योंकि बच्चे का शायद सबसे बड़ी चीज जो होती है ना डॉक्टर साहिबा, सोशल बिहेवियर, वो आपका डेवलप ही तब होता है बच्चे का जब वो एक सोशल गैदरिंग में, जो कि उसको क्लासरूम की शक्ल में मिलता है, उसके साथ जब 12-30 बच्चे बैठे होते हैं तो वो सीखता है बहुत सारी चीजें। जी बिल्कुल ठीक फरमाया, जी बिल्कुल ठीक फरमाया। सोशल लाइफ है बच्चे की, फिर मेंटल हेल्थ है, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। होती है। ऑलरेडी हमने टेक्नोलॉजी का टू मच या अनकंट्रोल्ड इस्तेमाल करके हमने अपने बच्चों को, अपनी जनरेशंस को बहुत आइसोलेट किया हुआ है। तो जब वो बच्चे हमारे पास, इवन मैं एक स्कूल में हूँ, तो मेरे पास जब 4 या 5 साल का बच्चा आता है, अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करता है, तो उसमें से मोस्टली अब 10 में से तकरीबन 4 या 5 बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी स्पीच डिलेड है, जिनके जो माइलस्टोन्स हैं वो इफेक्टेड हैं, जो आई कांटेक्ट नहीं करते, जिनका फोकस का इशू है, जो कि बिल्कुल अगर उनको ये गैजेट दिखा दें, हम फोन दिखा दें या स्क्रीन टाइम की तरफ ले जाएं, तो वो काम डाउन हो जाते हैं। जिससे हमें अंदाजा होता है कि इन बच्चों को शुरू से फोन का इस्तेमाल या स्क्रीन का टू मच टाइम दिया हुआ है, अनकंट्रोल्ड स्क्रीन टाइम मिला हुआ है। तो ये चीजें हमें सोचनी पड़ती है ना कि हमें इनको कितनी डोज टेक्नोलॉजी की देनी है, अपनी जनरेशन को कितना इस्तेमाल करना है। अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे लिए ऑलरेडी डैमेज, वो कहते हैं ना, डैमेज हैज बीन डन ऑलरेडी, हाँ डैमेज हैज बीन डन, और उसको हमें अनडू करने के लिए अब हमें इट्स गोइंग टू टेक टाइम। वो बच्चा जो पहले 3 साल का हमारे पास आता था स्कूलिंग के लिए, स्टार्ट करने के लिए, अब वो 4 या 5 साल का जब आता है, तो तब भी वो ठीक तरीके से बिहेव नहीं कर पाता है। फाइन मोटर स्किल्स हैं या उसकी जो मोटर स्किल्स हैं वो उस तरह से डेवलप नहीं हुई होती। उसकी सोशल स्किल्स उस एज ग्रुप के लिए जितने जरूरी हैं, वो क्योंकि उसको मौके नहीं मिले ना, उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। हमने अपनी आसानी के लिए अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स ने बच्चे को पकड़ा दिया, फोन पकड़ा दिया, खुद उसको भी बिजी कर दिया, खुद भी अपने काम में बिजी हो गए। तो ये चीजें हम माने या ना माने, लेकिन ये हमारी लाइफ में हमारे बच्चों को इफेक्ट कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही अभी वैसे भी डॉक्टर साहिबा गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और स्क्रीन टाइम की बात हो रही है, अभी भी सारे पेरेंट्स यही कर रहे हैं इस वक्त, बच्चों को जो उनकी छुट्टियां उनको सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, फोन उनके हाथ में पकड़ा देते हैं या कोई भी गैजेट दे देते हैं। तो आप प्लीज ये बताएं कि किस तरह से अभी उनको पेरेंट्स को एक्ट करना चाहिए जो छुट्टियां चल रही हैं इसमें। सबसे बड़ा जुल्म है ये, देखें हम अपने हाथों से अपने बच्चों का जो है ना, एक तरह से इफ यू अलाउ मी टू से, तो हम अपने हाथों से उनका नुकसान कर रहे हैं, उनका सत्यानाश अपने हाथों से हम कर रहे हैं। हमें सबसे पहले आप स्क्रीन टाइम दें, आप देना चाहते हैं आप दें, लेकिन उसको 30-40 मिनट से ज्यादा ना करें। बच्चे को आदत डालें, उसका शेड्यूल बनाएं। छुट्टियों में तो आपको पता है कि शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है, रात को बच्चे देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, तो बहुत सी चीजें मिस हो जाती हैं। जब नेचर के खिलाफ जाते हैं तो आपकी बॉडी भी उसी तरह से रिएक्ट करती है, फिर आपकी बीमारियां या आपकी मेंटल हेल्थ भी उसी तरह से इफेक्ट होती है। तो मेरी जो एडवाइस हमेशा पेरेंट्स को होती है वो ये होती है कि अगर आप बहुत बिजी हैं, वर्किंग है थ्रू आउट द ईयर, ये 3 महीने में से कुछ टाइम 15 दिन या 3 हफ्ते या 2 हफ्ते या 1 हफ्ता अपने बच्चों के लिए निकालें और पेरेंटिंग के लिहाज से वो काम करें जो आप पूरा साल नहीं कर पाए थे। आप बच्चों के साथ ट्रैवलिंग कीजिए। बच्चों को पाकिस्तान का एक डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स क्लाइमेट है, मतलब सहरा से शुरू हो जाएं, पहाड़ तक आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। आप हर साल अगर एक डेस्टिनेशन या 2 डेस्टिनेशन रखते हैं अपने बच्चे के साथ और कंफर्टेबल वाला ट्रेवल मत करें, आप बच्चे को जरा बनाएं, उसका बैग बनवाएं, चीजें सारी, उसको एक सर्वाइवल वाला ट्रैवलिंग करवाएं कि बेटा बच्चे हमारे आजकल के रफ टफ नहीं ना, बहुत हमने उनको उनका कंफर्ट लेवल बहुत ज्यादा हमने बड़ा कर दिया है कि उस कंफर्ट लेवल को, सर्कल को तोड़ने में पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही है। वो अपने एक उस कंफर्ट जोन में बिजी हैं, निकलना नहीं चाहते। उनको ट्रैवलिंग करवाएं। पहला जमाना अगर आपको मेरा अपने बचपन की तरफ देखती हूँ तो हम हॉबीज बहुत ज्यादा हमारे पेरेंट्स जोर दिया करते थे। उनमें से गार्डनिंग आती थी, उनमें से ट्रैवलिंग थी, उनमें से टिकट जो स्टैम्प कलेक्टिंग थी, कॉइन कलेक्टिंग थी, उसमें रीडिंग सर्कल था हमारा, जिसमें छुट्टियों में सारे कजन्स, चचाजाद, खालाजाद छुट्टियों में दादी के घर या नानी के घर सब इकट्ठे हैं,
तो वहां पर एक मतलब अच्छा माहौल एक क्रिएट हुआ होता था, जिसमें आप सोशलाइज भी करते थे, कल्चरल गेम्स खेलते थे, आप रीडिंग करते थे, फिर आपके मतलब जो बड़े बुजुर्ग जो आपको जिनके अंडर आप रह रहे होते थे, दादा दादी नाना नानी, वो आपकी इनडायरेक्टली बहुत सारी ग्रूमिंग कर रहे होते थे, आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे होते थे, आपको वैल्यूज सिखा रहे होते थे। सर्दियों की विंटर ब्रेक मुझे याद है कि सर्दियों की शामें लंबी होती हैं, रात लंबी होती है, तो दोपहर के बाद से ही दादा दादी के कमरे में हम सब जमा हो जाते थे। तो स्टोरी टेलिंग क्या होती थी? अंबिया के किस्से होते थे, वैल्यू बेस्ड स्टोरीज होती थी। वैल्यू बेस्ड स्टोरीज होती थी ना, कि आप कहानी सुनाते सुनाते बच्चे को इनडायरेक्टली आप बता देते हैं कि बेटा काइंडनेस क्या होती है, आपने केयर कैसे करनी है, आपने अपने पीयर्स का ख्याल कैसे रखना है, अपने हमसायों का ख्याल कैसे रखना है, आपने घर में बुजुर्गों का, बच्चों का, बड़ों का एज एन इंडिविजुअल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हमने ये सारी चीजें एक्चुअली ना हमने एक लॉस्ट कल्चर बना लिया अपना, हम भूलते जा रहे हैं। हमें टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम बच्चों को लेकर जाएं, बाहर लेकर जाएं, और कुछ नहीं तो अपने शहर की बहुत सी चीजें हैं, म्यूजियम्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, जिनका आप 1 घंटा ले जाइए ना, बच्चे को विजिट कराइए। इस्लामाबाद में रहते हुए तो देखिए घंटे की ड्राइव के आपके पास टेक्सला है, केपीके में रुइंस हैं, बहुत सी इतनी सारी चीजें हैं जहां आप ले जाके बच्चों को दिखा सकते हैं कि हिस्ट्री क्या थी, कैसे लोग रहते थे यहाँ पर। म्यूजियम में मतलब पाकिस्तान इज फुल ऑफ, हर शहर में कोई ना कोई आपको म्यूजियम और लाइब्रेरी हेरिटेज हिस्ट्री एवरीथिंग, हेरिटेज हिस्ट्री है, चप्पे चप्पे पे हैं वो चीजें। तो हम ट्रैवलिंग नहीं करवा रहे, हम हॉबीज नहीं परसू करवा रहे। ठीक हो गया डॉक्टर साहिबा, बहुत ही अच्छी बातें आप इस वक्त कर रही थी, लेकिन हमारे पास वक्त खत्म हुआ चाहता है। डॉक्टर सिद्रा खुरम हमारे साथ मौजूद थी, मारे ताली एक तो स्मार्ट स्कूलिंग के हवाले से बता रही थी, फिर उसके बाद बच्चों की ग्रूमिंग के हवाले से बता रही थी। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। मैंने मेरे हालात बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है, मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा मजबूर भी हूँ। मैंने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब से, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब से और CM पंजाब मरियम नवाज साहबा से अपील करता हूँ कि वो मेरी मदद करें ताकि मैं अपने घर का गुजारा कर सकूँ। ना मेरे पास घर है, ना मेरे पास कोई जॉब है, और ना मेरे पास कोई ऐसा गुजर है आमदनी है। मेरे बच्चे भी जो से हैं वो स्कूल नहीं जा रहे, और घर में जो सा खाने पीने का भी है, बिजली का बिल भी इतना आया हुआ है तो बिल भी अदा नहीं कर सका मैं। तो बराए मेहरबानी मैं अब यही कह सकता हूँ, अगर मेरी किसी ने दाद रसी ना की तो मेरे पास फिर एक गुर्दा है, मैं वो गुर्दा सेल करूँगा, कोई अल्लाह वाला ले लेगा तो मुझे इतने पैसे दे दे कि मैं अपना कर्ज उतार सकूं और अपने पाँव पे खड़ा हो सकूं, ताकि अपने बच्चों के लिए मैं किफायत कर सकूं। ये बड़े बुरे हालात हैं जी। पाकिस्तान के साबिक हॉकी ओलंपियन जाहिद शरीफ साहब हैं, जिन्होंने माली मुश्किलात के बायस बिजली का बिल भरने के लिए अपना गुर्दा बेचने का अंदिया दिया। अफसोसनाक है। जाहिद शरीफ साहब ने सदर मुमलिकत, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब से इमदाद की अपील करते हुए कहा कि इस वक्त शदीद मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं और बिजली का बिल जमा करवाने की इस्तात भी नहीं रखते। बिल्कुल जी, और उन्होंने अपनी अपील में मजीद ये भी कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में वो और उन जैसे दीगर साबिक खिलाड़ी जो हैं वो माली इमदाद के मुंतजर हैं और मुस्तहिक भी हैं। उन्होंने हुकूमती हुकाम से ये रिक्वेस्ट की कि उनके साथ साथ दीगर जो हॉकी के प्लेयर्स हैं, हमारे लेजेंड्स हैं, हमारे स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, कोई भी हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं, उन सब का ख्याल रखा जाए, उनकी माली मदद की जाए। और ये इंतहाई अफसोसनाक है हसनैन, जैसे हमने ये वीडियो, आपको याद होगा कि कुछ रोज़ पहले हमने हमारे कुछ अदाकार हैं उनकी भी वीडियोस शामिल की थी, उनको अपने प्रोग्राम का बल्कि हिस्सा भी बनाया था और उनसे पूछा था कि उनके क्या मसाइल, और उनकी भी यही इस वक्त दुहाई। जाहिद शरीफ साहब के घर की बिजली कट चुकी है, वो उन्होंने हमारे साथ वीडियो लिंक पे आना था, लेकिन इस वक्त वो हमारे साथ कॉल पे मौजूद है। जाहिद शरीफ साहब, थैंक यू वेरी मच। बताइएगा ये क्या मामला है और कितना कुछ बिल आया आपका। और इससे पहले हमने बहुत सारे ऐसे अदाकार भी देखे जो कि वीडियोस बनाते हुए नजर आए, और फाइनली आपकी भी वीडियो सामने आ चुकी है। हालात संगीन से संगीनतर होते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सर मैं एक्चुअली
मेरे पे बहुत ज्यादा क्रैशेस आए हुए हैं, ना कोई रोजगार है ना कोई मेरा बिजनेस है। मैं इस वक्त इतना हूँ कि बिजली का बिल भी है जो सा वो भी अदा नहीं कर सका, बच्चों की फीस, यहाँ तक कि घर के खाने के मामलात में भी जो सा वो भी मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैंने आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट की है, अपना आसिफ जरदारी साहब सदर पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट किया है कि वो मेरे लिए कुछ ऐसा काम कर दें कि मैं अपने पाँव पे खड़ा हो सकूं और अपने बच्चों को कफालत कर सकूं। बच्चों के सामने भी मैं अब बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा हूँ। ना बिजली है अभी घर में, अभी आपको क्या बताऊं सर कि मैं रोज ही मर रहा हूँ मैं तकरीबन। सर बिल कितना आया था आपका? मेरा बिल आया जी 3 महीने का बिल था। पहले में ही जोनजा मैं नहीं दे सकता था क्योंकि मेरे पास ज़रिए आमदनी नहीं थी। अब 3 महीने का मेरे पास 70,000 रुपया बिल है तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सका मैं। अच्छा, तो क्या कुछ दाद दसी हुई? जाहिद साहब, आप हमारे हीरो हैं, आपने हायर लेवल पे पाकिस्तान के लिए हॉकी खेली, उस ज़माने में हॉकी खेली जब हॉकी की तोती बोलती थी और क्रिकेटर्स को शायद इतना नहीं पूछा जाता था जितने हॉकी के सुपरस्टार्स हमने पैदा किए। क्या कोई प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, सदर की जानिब से या फिर आर्मी चीफ की जानिब से कोई दाद रसी हुई, किसी ने रब्ता किया हो कि आपके ये जो मामलात हैं इनको सुधारने की कोशिश की हो? सर मेरे तक अभी से किसी का नहीं रब्ता हुआ। मैं तो अल्लाह से यही दुआ करता हूँ तो कोई मुझसे रब्ता करे ताकि मैं अपने मामला ठीक कर सकूँ, लेकिन अभी तक किसी से कोई रब्ता नहीं हुआ। मेरे पास सर 5 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल हैं जो हमने 2 इंडिया हरा के जीते थे, एशिया कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप। लेकिन बस बदकिस्मती है मेडलों का। मैंने क्या करना, अगर घर के जो उनसे हालात ही खराब हो जाएं एकदम तो क्या मेडलों का मैंने करना है। सर ये भी बताइएगा कि आपने अपनी वीडियो में ये भी जिक्र किया कि आपके साथियों की भी ये सूरत हाल है, वो अगर आप नाम बता सकें कि आपके कौन से साथी हैं जो कि खुदा न खास्ता इसी बुरी सूरत हाल से गुजर रहे हैं? मैम बेटा मैं किसी ऐसे प्लेयर को तो नहीं जानता। मेरी इस वक्त हालत इस किस्म की है, ठीक हो गया ना मैं जीता हूँ तो ना मैं मरता हूँ। सबसे ज्यादा अगर दुनिया में मैं अपने खानदान में, अपने दोस्तों बाब में सबसे ज्यादा अगर गिरा हुआ हूँ ना तो इस वक्त मैं हूँ। डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जाहिद शरीफ साहब, आप कौमी हीरो हैं। ये बताइएगा कि हॉकी के हवाले से हॉकी के काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स थे जो कि डिपार्टमेंट हॉकी खेलते थे जहाँ से उनका गुजारा होता था, लेकिन अब मेरा ख्याल है डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी कोई ज़्यादा पूछ प्रतीत नहीं हो रही हॉकी प्लेयर्स की। नहीं सर, मैं एज ए स्पोर्ट्स बेस पे मैं PIA में हुआ था। 27 साल मैंने जॉब की है PIA की। फिर मैं बीमार हो गया था, हार्ट का पेशेंट था, पैरालाइज हो गया था। अल्लाह ताला ने जिंदगी से तंदुरुस्ती तो दे दी, लेकिन मैंने मेडिकल बोर्ड में अपनी अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी। इसकी वजह से मैं अब पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई स्पोर्ट्स को कोई जॉब नहीं है। इसकी वजह से सारे जो से प्लेयर हैं, खासकर हॉकी वाले जिनमें पैसा है ही नहीं है, सबसे ज्यादा परेशान हॉकी वाले हैं जो पाकिस्तान से खेलते हैं, फिर वो बाहर जाके खेल के अपना पैसा कमा के गुजारा कर रहे हैं। लेकिन जाहिद साहब, इसकी क्या वजह है कि कौमी खेल की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही? आप हैं, बहुत सारे ऐसे हॉकी प्लेयर्स हैं जिनको मैं जानता हूं जो कि रेडी हैं काम करने के लिए, उनके पास हॉकी के हवाले से बहुत ज़्यादा स्किल्स भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट किसी हवाले से भी उनको चिप इन नहीं करना चाहती सिस्टम में। हालांकि हमने देखा है कि पिछले अगर 10 साल की बात की जाए तो ये रिसेंट जो अजलान शाह है, इसके अलावा तो हमें कोई अच्छी खबर हॉकी से मिली नहीं। तो हॉकी प्लेयर्स तो यहाँ पे हर घर में मौजूद हैं, हर गली में मौजूद हैं। उनको यूटिलाइज किया जाए, उनके मुआशी हालात भी ठीक हो सकते हैं और वो जो है पाकिस्तान की हॉकी को भी बेहतर कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं इस हवाले से? सर मेरे अब 2 बेटे हैं, मैंने दोनों बच्चों को हॉकी नहीं खिलाई क्योंकि हॉकी में फ्यूचर है ही नहीं है। जब मैं लाहौर में पाकिस्तान की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी और दूसरे दीगर टूर्नामेंट खेला हूँ, मैं मुझे 20 रुपये पर डे मिलते थे। अगर 10 दिन का टूर्नामेंट है तो 200-300 रुपया मिलता था। अगर अब बाहर के मुल्क में कई टूर्नामेंट खेलने गए हैं तो वहाँ $10 पर डे मिलता था। अगर ओलंपिक 1988 का ओलंपिक हमने खेला है या चैंपियंस ट्रॉफियाँ खेली हैं, एशिया कप, बहुत सारे एशियन गेम्स वगैरह खेले हैं, तो $10 पर डे पे हमें मिलते थे पैसे। इसके अलावा हमें कोई दाद रसी नहीं होती थी। तो कौन बच्चा, हॉकी महंगी भी बहुत हो गई है, तो कौन बंदा जो हॉकी है एक्चुअली गरीबों का खेल, तो दिन रात मेहनत करते हैं जुनून के साथ, पढ़ाई, शादियां शुदियां सब छोड़ के हॉकी की तरफ आते हैं, तो खेलने की होते हैं। लेकिन वो उनको अगर उनको फ्यूचर में नजर ही नहीं आ रहा होता वो क्यों हॉकी खेलेंगे। मैं अपने दोनों बच्चों को हॉकी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जाहिद साहब। बच्चों की बताइएगा, वो आजकल क्या कर रहे हैं? किसी खेल की तरफ ही है या फिर कोई जॉब्स वगैरह कर रहे हैं? सर मेरे बेटे भी पढ़ रहे हैं
बच्ची भी पढ़ रही है, लेकिन अभी वो स्कूल जाने के अभी वो नहीं है, मैं उनकी फीसें नहीं दे सका मैं, इसकी वजह से वो घर बैठे हुए हैं। अफसोसनाक है ये जाहिद साहब। एबीएन न्यूज़ की और हमारी प्रोग्राम की टीम की, हम सब की ये कोशिश होगी कि आपकी आवाज़ हुकूमती सतह तक ज़रूर पहुंचे और आपको जो रिलीफ जो आप डिज़र्व करते हैं, बल्कि हर एक पाकिस्तानी डिज़र्व करता है, वो ज़रूर पहुंचे। अगर हुकूमती ओहदेदारान में से कोई इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहा है या उन तक अगर ये वीडियो पहुंचती है तो प्लीज़ आप अपना मैसेज पहुंचाइएगा कि आपकी क्या डिमांड होगी। मेरी मैम कोई डिमांड नहीं है, मुझे बस इतने मुझे पैसे गवर्नमेंट मेरी मदद कर दे कि मैं कोई छोटा मोटा कोई दुकान खोलूं या कोई छोटा मोटा कारोबार करके अपने बच्चों की और घर वालों की कफालत कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये पाक कौमी हीरो के हालात थे। जाहिद शरीफ कोई आम प्लेयर नहीं थे निमरा, इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी ट्रॉफीज जीती हैं, बहुत सारे मेडल्स जीते हैं। और साबिक ओलंपियन की जो बात होती है वो उसको कहा जाता है जिसने ओलंपिक्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया होता है, ओलंपिक्स में गेम जीती होती है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ एक बिजली की बिल की बात कर ली जाए तो आप बिजली के बिल क्यों महंगे कर रहे हैं? आपने वो जो IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, ये जब मुशर्रफ दौर के बाद, पहले वो पीपल्स पार्टी दौर में वो, उसके बाद नवाज शरीफ दौर में वो ऐसे गलत कॉन्ट्रैक्ट थे कि आपका गर्दिशी जो कर्जा है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और IPP के कॉन्ट्रैक्ट्स जब तक इसी तरह चलते रहेंगे, ये अभी 70,000 की बात हो रही है, आगे जाते हुए आपको देखेंगे कि रेडी वाले भी आपको मिलेंगे जिनके लाख 1.5 लाख रुपए बिल आएंगे, फिर ऐसे लोग मिलेंगे कि जो 2 लाख रुपए का रोना रोएंगे। और अल्टीमेटली ये लोग जब सड़कों पे आएंगे ना तो उस वक्त आप IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म करेंगे, क्योंकि IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स से जो लोग फायदा उठा रहे हैं वो यही गवर्नमेंट के वफाकी वजीर का कोई चाचा होगा, कोई मामा होगा, कोई दोस्त होगा, या फिर वो कमीशन बेस पे ये तमाम तर प्रोजेक्ट्स दिए थे। मतलब ये तो कोई तुक नहीं बनती कि आप बिजली जितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो सिस्टम यूज करे ना करे, उसकी जो आप पेमेंट है वो आपको देनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही अफसोसनाक है। और साथ ही ये तो चले आपने मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात की है, लेकिन ये हमारे हीरोज है जिनकी इतनी कदर होती है हमारे मुल्क में। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से बड़ा क्या इनाम होगा इस मुल्क में जहां उनकी कदर नहीं की गई, तो बाकी जो हमारे क्रिकेटर्स हैं या फिर हॉकी प्लेयर्स हैं उनके साथ हमारी हुकूमतें क्या करती हैं, इसकी एक मिसाल हमने आपको एक दिन पहले भी दिखाई थी, आज भी दिखाई है। और ये हमारे लिए भी बाइस शर्मिंदगी है और अफसोस ही होता है कि हमारे हीरोज के साथ हम लोग खुद ही क्या करते हैं। हुकूमत को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए और एटलीस्ट जाहिद शरीफ साहब के जो मसाइल है उनको हल करने में हुकूमत अपना किरदार अदा कर दे। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक शामिल करने का, जल्दी से वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। आज क्योंकि हफ्ते का पहला दिन है और हफ्ते के पहले दिन में हम आपके दिल की बातें करते हैं और आपके दिल में जो भी सवालात हैं उनके जवाब हम जानने की कोशिश करते हैं। आज हमारे खुसूसी सेगमेंट में हम बात करेंगे फल्कियात की दुनिया की, सितारों की दुनिया की। सितारे क्या कहते हैं, सितारों के हाल अहवाल क्या हैं, पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। फिर आपके सितारे क्या कह रहे हैं, निमरा के सितारे क्या कह रहे हैं इस हफ्ते, और इस हफ्ते क्या कुछ होने वाला है। देखिए मेरे सितारे तो मुझे यही कह रहे हैं कि आप यहाँ पे बैठ के मॉर्निंग शो करें। मेरे क्या मुख्तलिफ है, मेरे किसी और शायद आपके सितारे के घूम रहे हूँ, ये हो सकता है। हाँ। अल्लाह ना करे मतलब कहीं घूमने फिरने का प्लान बना। हाँ फिर ठीक है, वो तो पिछले हफ्ते में था। अभी हमें कौन ज्वाइन करा जी? अभी हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट अजीम शेख साहब। थैंक यू वेरी मच। हमारे फल्कियात हैं हमारे प्रोग्राम में जो पहला हफ्ता होता है उसमें अजीम शेख साहब की खिदमात हमें हासिल होती हैं। शेख साहब सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच। बताइएगा कैसा गुजरेगा ये हफ्ता। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह पिछली दफ़ा आपने हमारे साथ प्रोग्राम किया था, एरीज से स्टार्ट किया था, वहीं से स्टार्ट कीजिएगा और आहिस्ता आहिस्ता फिर तमाम तर सितारों के हवाले से हमें बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं जी? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी एरीज से स्टार्ट करते हैं हम। और एरीज का जो लास्ट वीक था थोड़ा बताया था कि थोड़ा टफ है अब, लेकिन इस वीक में कुछ अच्छी बेटर न्यूज एरीज वालों के लिए है। काफी सारी चीजें बेटर होंगी। ऑल्दो इस वीक में 2 छुट्टियां आ रही हैं, लेकिन ओवरसीज जो पाकिस्तानी अगर एरीज बैठे हुए हैं तो उनके लिए ये वीक अच्छा है, बेहतर है, प्रोडक्टिव है। इस वीक में वो अच्छी चीजें हो सकती हैं जिसका वो इंतजार कर रहे थे लास्ट वीक या उससे पिछले कुछ दिनों में, लेकिन इस वीक में उनके लिए बेटर न्यूज आ सकती है। फाइनेंसेस कहीं से अरेंज हो सकते हैं, कैश आ सकता है, सडन गेन्स हो सकती है, ये सारी चीजें हैं। थोड़ा सा 1-2 चीजों का सिर्फ ख्याल रखना पड़ना कि जो एरीज थोड़ा ट्रैवल कर रहे हैं विद इन सिटी,
डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं उनको थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी कि वो इस वक्त ट्रैवल ना करें, अगर कर रहे हैं तो अपनी ट्रैवल में एहतियात करें। बाकी ऐसी बहुत सारी चीजें जो ठीक है, पॉजिटिव हैं, 80% उनका हॉरोस्कोप इस वीक में पॉजिटिव है। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाते हैं टॉरस पे। टॉरस का ये हफ्ता कैसा रहेगा? जी, टॉरस के बारे में ये वीक थोड़ा सा मिक्स रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये वीक थोड़ा सा स्लो रहेगा। कुछ चीजें जो वो करना चाह रहे थे, कुछ चीजें ठीक करना चाह रहे थे, वो नहीं होंगी। अभी इस वीक में थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगी चीजें, कुछ चीजों में फोकस करना पड़ेगा, फैमिली के साथ टाइम गुजारने का मौका मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कि इस वीक में कोई भी ऐसी एक्टिविटी या ओवर बर्डन अपने ज़हन के ऊपर ना ऐसा सवार करें कि जिसको लेके आप परेशान हो या थोड़ा रिलैक्स ना रहें। तो इसलिए कुछ जो टाइम गुजर रहा है ये वीक को रिलैक्स होकर गुजारे। हेल्थ की तरफ से कोई इशू नहीं नजर आ रहा, फाइनेंसेस अभी अरेंज नहीं हो रहे, फाइनेंसेस जो हैं वो एनफ है आपके लिए। इस वीक में अखराजात हो सकते हैं लेकिन कोई इतने ज्यादा नहीं होंगे। ये भी मिक्स्ड वीक होगा, नॉर्मल वीक रहेगा, न्यूट्रल वीक रहेगा। मतलब मैं न्यूट्रल ही रहूंगा। आपका टॉरस? मैं तो न्यूट्रल रहूंगा जी। टॉरस का आपने बता दिया। जरा 20 अप्रैल से लेके 20 मई तक जो हमारे साथ बैठी हुई है जेमिनी, इनका बताइए जरा कि इनके हालात क्या हैं। हमारे हालात तो आपने बता दिए कि मिक्स एंड मैच रहेगा। जी, जेमिनी के बारे में अजीम साहब माजरत के साथ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। पिछली बार आपने बताया था कि हसनैन के पास पैसे आ रहे हैं। हसनैन आए थे वैसे पैसे? हाँ, बहुत ज्यादा आए। तो आपने लेकिन जिस रफ्तार से आते हैं उसी रफ्तार से निकलते हैं। चले ठीक है, ट्रीट लेकिन फिर भी पेंडिंग है अभी। जेमिनी वालों के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता? हाँ जी, जेमिनी वाले जो है वो इस वीक में बेहतर रहेगा। लास्ट वीक जो कहा था कि ट्रैवल होगा, बाकी सारी चीजें होंगी, एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन इस वीक में एक्सपेंसेस नहीं होंगे। वेरी गुड, थैंक यू। और सेविंग हो जाएगी। हाँ, इस वीक में सेविंग हो जाएगी। ऐसा ही नहीं आएगा तो एक्सपेंसेस कहां से होंगे? ये रोस्ट। हाँ, नहीं ये है कि ये जो 2 छुट्टियां आ रही हैं या 2 ये आशूरा के दिन आ रहे हैं, इसकी वजह से कुछ चीजें रिलैक्स रहेंगी, कुछ आना जाना रहेगा, कोई फैमिली में कुछ मसरूफियत रहेगी, ये सारी चीजें रहेंगी। थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखिए जेमिनी, थोड़ा सा अपना हेल्थ का ख्याल रखिए। बाहर का फूड या पानी पीने में बहुत एहतियात कीजिएगा, स्टमक अपसेट हो सकता है। ये 2-3 चीजें इस वीक में हैं जो जेमिनी को अडॉप्ट करनी है। बाकी सारी चीजें ठीक है, पॉजिटिव है। ठीक हो गया, सेहत का ख्याल रखना है। आगे बढ़ते हैं जी, कैंसर की तरफ आते हैं। कैंसरियंस के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता? जी, कैंसरियन के लिए क्योंकि इनका मून स्कॉर्पियो में आया हुआ, 5th हाउस में आया हुआ, ख्याल कीजिए अपने दोस्तों से। और जहाँ पे आपने कोई ऐसा बिजनेस पार्टनरशिप की थी या आपके हायर ऑफिशियल्स हैं या ऐसी कोई भी चीज है, उसमें थोड़ा एहतियात कीजिएगा। और खास तौर पे जहाँ पे आपने जो कैंसरियन ट्रैवल का सोच रहे थे, इस वीक में मेरा नहीं ख्याल कि इस वीक में उनको ट्रैवल करना चाहिए। ये वीक ट्रैवल के लिए, कैंसरियन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। डोमेस्टिक ट्रैवल हो, आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल हो, किसी भी किस्म का ट्रैवल हो, नहीं करना आपने। आप बिल्कुल अगर जा रहे हैं कि जी मैं थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ, हैदराबाद जा रहा हूँ या कहीं भी जा रहा हूँ, थोड़े से फासले में जा रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आपने जाना है, बहुत जरूरी काम है जिसमें बिल्कुल भी आप नहीं रुक सकते, बहुत जरूरी काम, जिंदगी मौत वाला काम, तो वहां पे जाएं, जरूर जाएं। लेकिन ये है कि इस वीक में ट्रैवल ना करें, अपनी थोड़ा सा हेल्थ का भी ख्याल रखें। गाड़ी का, मोबाइल का, एसेट का खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि नुकसान होने की चांसेस है, इसलिए थोड़ी सी एहतियात करनी बहुत जरूरी है। ठीक, जरा शेख साहब बताइएगा, लियो उनका क्या हिसाब किताब है? उनको ट्रैवल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कहाँ पे स्पेंडिंग्स करनी चाहिए? जी, लियो के बारे में बता देता हूँ कि लियो इस वक्त जो जिनकी शादियां नहीं हो रही थी या जो इस वक्त शादियों का सोच रहे हैं, इस वीक में आशूरा के दिन गुजार के कोई भी चांस ऐसा बन सकता है जहां पे कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई सजेस्ट कर सकता है, बता सकता है। फाइनल तो ऑल्दो नहीं होगा, वो नेक्स्ट वीक में बताएंगे, लेकिन इस वीक में कोई ना कोई प्रपोजल आ सकता है। दूसरा, कोई जॉब ऑफर आ सकती है, कोई नया काश में लियो होती शेख साहब, काश में लियो। जॉब ऑफर की वजह से या शादी की वजह से? प्रपोजल की वजह से। अच्छा, जस्ट किडिंग, ठीक है, ओके। उसमें ये है कि आपकी चीजें लियो की वो काफी सारी बेटर हो सकती है। वैसे जेमिनी इसके लिए कोई प्रपोजल नहीं आ रहा शेख साहब? नहीं, वो भी नहीं आ रहा। वैसे ये जुपिटर आपके अपने हाउस में आया हुआ है, लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा अक्टूबर का। अक्टूबर बहुत जो इम्पोर्टेंट है। जिन जेमिनी की शादी नहीं हुई उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट अक्टूबर आ रहा है।
ठीक हो गया। सर आप बता रहे थे लियोस के वाले से, कहाँ पे थे? जी, लियोस का मैंने बस ये बताया कि उनको अगर ये सारे सीन बन रहे हैं तो एहतियात करनी पड़ेगी और सारी चीजों को देखना पड़ेगा। हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखें, कोई इतने ज्यादा मेजर इश्यूज नहीं आ रहे, लेकिन हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखें। और जो जेमिनी नया कारोबार करना चाह रहे हैं, सारा कुछ करना चाह रहे हैं, इस वीक में देखिए, एनालाइज करें, नेक्स्ट वीक में बताएंगे कि उनके लिए क्या बेहतर है। ठीक हो गया। वर्गोस के हवाले से बताइएगा, उनका ये हफ्ता कैसा रहेगा? जी, वर्गोस की लास्ट वीक मैंने बताया था कि इस तरह कुछ चीजें मिसमैनेज हैं। ये वीक में आगे चीजें बहुत सारी जो पिछले लग रहा था कि खराब हो रही है और लाइफ उनकी खराब हो गई है, वो इस वीक में चीजें काफी सारी बेटर हो जाएंगी। 2-3 चीजें वर्गोस को बड़ा एहतियात करनी पड़ेगी। पेशेंस और एंगर, इस पे बड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अपनी जात में, अपने किरदार में, अपने अल्फाज में थोड़ा एंगर का जो फैक्टर है उसको थोड़ा माइनस कर दे। पेशेंस से काम लें, आपकी जॉब में, आपके करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, सब मतलब फटा चटा नहीं करना, सीधे अल्फाज में बता रहे हैं शेख साहब। बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। फटा अगर कोई करे भी, शेख साहब ने बड़े सोफिस्टिकेटेड अंदाज में बता रहे हैं अपने किरदार पे, अपने अखलाक चलें जी। सही है। अब उसमें ये है कि अगर कोई फड्डा करे भी तो उसको कहे कि सबसे मुझे बताया इन साहब ने फड्डा नहीं करना, फड्डा नहीं करना। ठीक हो गया। लिब्रास की तरफ चलते हैं प्लीज। तो ये सबसे लिब्रा जो है, लिब्रा के लिए बड़ा अच्छा इस वक्त एस्पेक्ट बना हुआ है। जुपिटर आपके आया हुआ फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में सॉरी, और स्कॉर्पियो में मून इस वक्त चल रहा है। 7th हाउस में आपके जेमिनी, मरकरी और वीनस चल रहे हैं। लिब्रा के लिए एस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं। आप ये देख रहे हैं कि पिछला वीक जो लिब्रा का आया था, हाँ जी, पिछला वीक जो आया था और ये भी जो अभी 2-3 दिन आगे आने वाले हैं, इसमें लीगल केसेस और बिजनेस और बाकी सारी चीजें बेटर होने के चांसेस हैं, फेवर्स मिलने के चांसेस हैं और मुल्क की कुछ सियासी शख्सियात को भी फेवर मिली और आगे भी मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। स्कॉर्पियंस पे आते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से हस्नैन, स्कॉर्पियंस के हवाले से बताइएगा, उनका ये हफ्ता कैसा रहना है? जी, स्कॉर्पियन के अपने घर में इस वक्त मून आया हुआ। 2 दिन जो अगले आ रहे हैं ये बड़े रिलैक्स दिन है, अच्छे दिन है, प्रोडक्टिव दिन है। आना जाना कहीं पे हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, डोमेस्टिक ट्रैवल खासतौर पे हो सकता है, करना चाहिए यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रैवल। पैसे वैसे कहीं पे आए उसको फौरी तौर पे अपनी फैमिली पे स्पेंड कर दें, पैसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। पैसे और आ जाएंगे। जो कंजूस उनके लिए क्या मशवरा है? सॉरी, मैंने कहा जो कंजूस उनके लिए क्या मशवरा है? नहीं, वो तो खुश हो गए कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आ रहे हैं पैसे, थोड़े से लगा देते हैं, बाकी बचा लेते हैं। अच्छा, मतलब कि कंजूस स्कॉर्पियंस को भी जो है वो इस वक्त स्पेंडथ्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, उनको खुल के जो है वो पैसे खर्च करने चाहिए। नहीं, खुल के खर्चा कर लेंगे क्योंकि मून साइन देखिए, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि प्लानेटरी कंडीशन, ये हमारा जो इल्म है ये कोई गैब का इल्म नहीं है। इसमें जिस तरह प्लैनेट्स आपके चल रहे होते हैं वो आपसे ऑटोमेटिकली वो काम करवा देते हैं, तो इसलिए वो काम हो जाएगा उनसे। स्कॉर्पियन से जो कंजूस है उनके भी खर्चे हो जाएंगे इस वक्त। ठीक हो गया। चलें फिर नेक्स्ट स्टार की तरफ आते हैं। सजिटेरियस के भी अखराजात हो रहे हैं इस वीक में। अच्छी न्यूज भी मिल सकती हैं, पैसे वैसे आ सकते हैं, ट्रैवल अच्छा हो सकता है, डोमेस्टिक ट्रैवल, नॉट आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल। आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल के लिए को 15 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, वो नेक्स्ट जब आएगा वीक उसमें बताएंगे। लेकिन इस वक्त में अखराजात भी होंगे और पैसे भी आएंगे और चीजें काफी सारी बेटर होंगी। डोमेस्टिक ट्रैवल होगा। थोड़ा सा ये भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा काम ना करें जिसमें ओवरबर्डन हो। खास तौर पे जो जिम करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो ऐसा हार्ड वर्क करते हैं या ऐसा कोई काम जो फिजिकली जिसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, लाइक बिल्डर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वाले हैं, इनको थोड़ा सा एहतियात करने की जरूरत है कि ऐसे किसी भी काम में आपने एहतियात करनी है। करें जरूर, ये नहीं कि छोड़ के बैठ जाना है, लेकिन करें जरूर और एहतियात करें। और जो क्या कहते हैं सजिटेरियस जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में की जॉब कर रहे हैं, उनकी चेंज ऑफ प्लेस का चांस बन जाएगा, टाइम मिल जाएगा। इस वक्त चेंज ऑफ प्लेस अच्छी है, बेटर है इस वक्त। ठीक सर, अगले चलते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। जी, कैप्रिकॉर्न जो है इस वक्त थोड़ा सा टफ टाइम उनका चल रहा है। थोड़ा उनको अपने फाइनेंसेस पे कंट्रोल करना पड़ेगा और खास तौर पे अपने मैरिटल अफेयर्स को लेकर। मैरिटल अफेयर्स उनके अभी ठीक नहीं चल रहे पिछले 2-3 दिन से, जो मुझे लग रहा है ओवरऑल कैप्रिकॉर्न का। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा उनको ख्याल करना पड़ेगा, अपनी चीजें बेटर करके चलनी पड़ेंगी। थोड़ा सा अपने मैरिटल अफेयर्स पे और अपने जज्बात पे, जैसे मैंने बताया वर्गोस का, उसे 5वां घर ये है, उस पर थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। खास तौर पे आपकी जो
सिबलिंग्स हैं उनके साथ आपने कोई इतनी ज्यादा बिगाड़नी नहीं है। फिर वही है कि आपने कोई भी खुद से ऐसा बात नहीं करनी जिससे कोई ऐसा लड़ाई या ऐसा कोई झगड़ा क्रिएट हो या ऐसा कोई मैसअप क्रिएट हो। बाकी फाइनेंसेस ठीक है, हेल्थ के कोई ऐसे इश्यूज नजर नहीं आ रहे, ओवरऑल न्यूट्रल वीक है, लेकिन थोड़ा सा अपने एंगर पे आप भी कंट्रोल रखें। ठीक हो गया। एक्वेरियस की तरफ आते हैं जी। एक्वेरियस जो है इस वक्त उनको ना दोस्तों से बड़ी फेवर मिलने के चांसेस है। उनके 5th हाउस, 9th हाउस, 4th हाउस सारे एलिवेट हुए हुए हैं इस वक्त। एक्वेरियस को अपने दोस्तों से, फ्रेंड से जो है वो अच्छी न्यूज सुनने को मिलेंगी। जिनकी शादियां नहीं, जिन दोस्तों की, जिन एक्वेरियस की शादियां नहीं हो रही थी उनकी शादियां हो जाएगी। जिनकी शादियां डिले के शिकार थी, मंगनी निकाह हुए हुए थे, और यहाँ पे इस वीक में उनका कोई डेट फिक्स हो सकती है, किसी फलानी डेट को अगले 2 महीने में या 3 महीने में शादी होने के तो डेट फिक्स हो जाए, ऐसा हो सकता है। जो एक्वेरियंस कारोबार करना चाह रहे थे और उनको फिर लाइन नहीं मिल रही थी या कुछ नई लाइन, नया वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे थे, उनके लिए ये वीक बेटर है। उनको गाइडलाइन मिल जाएगी या कोई मशवरा मिल जाएगा कि ये काम करना चाहिए, तो वहां जाके चीजें काफी सारी बेटर होंगी। अजीम साहब हमारे साथ आलिया मौजूद हैं लाहौर से जी। अच्छा, बल्कि पाइसेस अभी रह गए, पाइसेस की बात करते हैं, जरा दे दें, उसके बाद फिर उनको लेते हैं पाइसेस के हवाले से। जी, पाइसेस के बारे में बता दूं कि इस वक्त थोड़ा सा सीन बना हुआ है। वो कामशाम इन्होंने किया था, उसमें नुकसान होने के चांसेस हैं या नुकसान होगा, चांसेस हैं, अभी हुआ नहीं है नुकसान। तो इसलिए कोशिश करें कि मैनेज करें चीजों को अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से मैनेज करें, चीजें काफी सारी ठीक हो जाएंगी। और दूसरा ये है कि इनको भी अपने सिबलिंग से फायदा होने के चांसेस हैं। थोड़ा सा अपने करियर को और अपनी बाकी सारी चीजों को एक दफा शफल कर लें, एक दफा दोबारा सोच लें। ये वीक कोई इतना ज्यादा बर्डन वाला वीक नहीं है, तो भी अपनी चीजों को मैनेज करें, चीजें ठीक हो जाएंगी नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये चलें जी, हमने सितारों का अहवाल जान लिए, तमाम तर जो हमारे क्या कहते हैं व्यूअर्स, हाँ जी, उनके लिए। उसके बाद जी हमारे पास शेख साहब एक कॉलर है, अकरम नाम उनका, कराची से उनका ताल्लुक है। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई जी 8/10/1996। 8/10/1996। वो अपनी एजुकेशन के हवाले से पूछना चाह रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। अभी एजुकेशन के लिए मैं थोड़ा सा सोचा जरूर है आउट ऑफ कंट्री जाने का, लेकिन आउट ऑफ कंट्री का सीन अभी अगले 3 से 4 महीने इनका नहीं बन रहा, क्योंकि लिब्रा है और लिब्रा को फेवर जरूर मिलेगी, लेकिन आगे जाके चांस मिलेगा। कोशिश करें कि दिसंबर लास्ट जो मंथ है इस साल का या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 25 वहां जाके कोशिश करें, चीजें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, आलिया का मैसेज है जी, आलिया लाहौर से थे। इनका मैसेज ये है कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 11/3/1993, ये अपनी शादी के हवाले से बड़ी फिक्रमंद हैं। शादी इनकी वो कह रही है कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट है, तो क्या कोई चांसेस बन रहे हैं आने वाले दिनों में इनकी शादी के? जी, पाइसेस हैं और पाइसेस को इस वक्त चांस बनेगा कि अभी शादी के लास्ट जो 3 साल पहले, 4 साल पहले आए थे प्रपोजल, वहां पे इन्होंने शादी नहीं की, और अगर शादी होके थोड़ा प्रॉब्लम्स आ गई है तो वहां जाके अभी चीजें इस साल के एंड में नवंबर और दिसंबर वहां जाके प्रपोजल आएंगे, वहां जाके चांस लें। और जो प्रपोजल खास तौर पे आउट ऑफ कंट्री से आए, ब्रॉड से आए, ओवरसीज प्रपोजल इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, एक और कॉलर है हमारे पास जी, बिलाल नाम है उनका, रावलपिंडी से उनका ताल्लुक है और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 2/7/2000। ये अपनी जॉब के हवाले से कुछ पूछना चाह रहे हैं। अभी जॉब का इनका सीन कोई नहीं बन रहा, थोड़ा सा लेट है, थोड़ा सा जो है ना, क्योंकि एज ए कंसेरियन इनको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि मैं ये जॉब करूं या ना करूं। पहले ऑलरेडी 2 या 3 जॉब अपनी चेंज कर चुके हैं। वहां पे कोशिश करें कि अपने जहाँ पे इनको एक्सपीरियंस मिल रहा है, जहाँ पे अच्छा इनको मिल रहा है, ऑल्दो पैकेज शायद बेहतर ना हो, लेकिन जो कमिंग वीक आ रहा है या कमिंग इस मंथ के एंड में जाके इनको जॉब मिल सकती है। जैसी भी अच्छी जॉब हो, आपको लगे कि वहां पे मुझे एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है, वहां पे ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा सर, हमारे साथ गजनफर साहब का मैसेज शेयर करता हूँ आपसे, पेशावर से। ये 23/9/1995 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। ये अपनी जॉब से बहुत ज्यादा तंग हैं, तो इनकी जॉब स्विच हो सकती है? हाँ जी, कसब पे आ रहे हैं, लेकिन जॉब से तंग इनको सिर्फ अपनी वजह से ही तंगी हो रही है, थोड़ा परेशान है अपनी वजह से। अच्छा, अपनी वजह से गजनफर साहब अपने आप को बेहतर करें, फड्डा नहीं करने वाली बात है। अपने हालात ठीक करें, अपनी सोच को ठीक करें, अपने आप को बदले। जॉब कोई भी खराब नहीं होती या कोई भी अच्छी जगह खराब नहीं होती। अपने आप को कंफर्टेबल करें जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, चीजें ठीक हो सकती हैं। लेकिन अगर आप अप्लाई करेंगे भी तो इस साल के एंड में जाके, जहाँ पे जुपिटर चेंज हो रहा है, जुपिटर जब चेंज होगा तो वहां पे चीजें काफी सारी बेटर होंगी, बहुत सारे ज़ोडिएक के लिए, वैसे ही इनके साथ भी। ठीक
ठीक हो गया। अच्छा, एक और कॉलर है हमारे साथ जी, इकरा। उनकी डेट ऑफ बर्थ उन्होंने बताई है 22/5/1999, 22/5/1999। एक तो ये अपनी सेहत के हवाले से पूछना चाह रही है, आई थिंक वो कुछ शी सिक, तो वो अपनी सेहत के हवाले से पूछ रही है, और साथ ही वो पूछना चाह रही है कि अगर कुछ कारोबार की तरफ वो बढ़ती है तो क्या यह साल उनके लिए ठीक है? हाँ नहीं, कारोबार तो अभी करने की जरूरत उनको कोई नहीं है। पहले कोई अच्छी जॉब करे या ऐसा कोई काम करे जहाँ पे इनको सीखने को मिले। और हेल्थ का जहाँ तक ख्याल है, तो हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना जरूर पड़ेगा। 2 से 3 महीने लगेंगे। अपने प्रॉपर जो है वो मेडिकेशन करें। मेडिकेशन के मामले में बहुत स्लो है, लेजी है थोड़ी सी मेडिसिन खाने के बारे में या कोई कंसल्ट करने के बारे में, तो उस चीज को थोड़ा सा मैनेज करके चीजें ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह अक्टूबर और नवंबर में जाकर। ठीक है, आप अपना ख्याल रखें, अपनी दवाई टाइम पे लिया करें। इनका जो पहला मशवरा है ना, इस तरह लग रहा था कि माहिर फल्कियात का काम और वालिद साहब ज्यादा जो है मशवरा दे रहे हैं। बुजुर्ग सर सनम जावेद के हवाले से मुझे बताइएगा, उनकी रिहाई हुई, फिर वापस गिरफ्तारी हो गई, आप सुना उनको बलोचिस्तान लेके जाएंगे, तो उनके कुछ हालात बेहतर होते हुए आपको लग रहे हैं? अच्छा नहीं, सनम जावेद के बारे में बहुत सारे मुझे फोन और बहुत सारी कॉल्स और उनके बानी पीटीआई के बारे में काफी सारी कॉल्स आई हैं। चीजें फेवर्स मिलने का टाइम स्टार्ट हो गया है। फेवर्स मिलेंगी जरूर, लेकिन अभी तक मैंने जैसे बताया था कि अक्टूबर और नवंबर जब तक नहीं आएगा, वहां जाके चीजें काफी सारी बेटर होंगी, काफी सारी फेवर्स मिलेंगी सनम जावेद को भी, पीटीआई के बाकी अरकान को भी। जब भी लीडर को या उनके जो हायर ऑफिशियल समझ लें खान साहब को फेवर्स मिलेंगी, तब जाके बाकियों को भी फेवर्स मिलने के खान साहब को फेवर्स अक्टूबर नवंबर में मिलेंगे, बहुत सारी फेवर्स मिलेंगी। ठीक हो गया। नवंबर का महीना तो वैसे ही थैंक यू वेरी मच अजीम साहब, इट्स प्लेजर टॉकिंग विद यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, अपने सितारों का अहवाल भी आपने जाना कि आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। सो जो चीज़ें शेख साहब ने बताई हैं उनका ख्याल रखें, अपनी सेहत का और ट्रैवल के हवाले से जो चीज़ें कल मुलाकात होती है आपसे इंशाल्लाह कल। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।